गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर पढ़ाई आपकी मस्त चल रही है एंड सर माहौल के साथ आपका फास्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली रिवीजन हो रहा है हर चैप्टर का यूजिंग दिस रिवीजन लेक्चर्स। आई होप सर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं फास्ट एंड सर ध्यान दीजिए बेटा, ये पूरा सब्जेक्ट अगर आपके कंट्रोल में आता है तो सर ये इनडायरेक्ट टेक्स्ट आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, ये रिवीजन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, बहुत काम करेगा बिफोर द एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स। एंड सर पहुंचा दीजिए इन रिवीजन लेक्चर्स को इंडिया के हर उस स्टूडेंट को जो ये एग्जाम्स देने वाले हैं। सरकार आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8 एग्जाम्शंस अंडर जीएसटी। सर नाउ कौन कौन सर्विसेज एग्जाम्ड अंडर जीएसटी मेगा एग्जाम्शन लिस्ट। फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं एग्जाम्शन हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज के लिए। सरकार फर्स्ट सर्विसेज बाय वे ऑफ, सर ध्यान है हॉस्पिटल, अरे हाँ ना भाई, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जाम्ड फ्रॉम जीएसटी। आई रिपीट, हेल्थ केयर सर्विसेज बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और पैरामेडिक्स आर एग्जाम्ड फ्रॉम जीएसटी। इसमें हॉस्पिटल भी कवर हो गए हैं सर, डॉक्टर्स के पर्सनल क्लिनिक भी कवर हो गए एंड सर पैरामेडिक्स जो हेल्थ केयर के लिए पैरामेडिक्स जैसे फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह हो गए, लैब असिस्टेंट वगैरह हो गए, ये सब भी इसमें कवर हो गए एंड इनकी सर्विसेज आर एग्जाम्ड फ्रॉम जीएसटी। पर सर एम्बुलेंस सर्विस के लिए अलग से बोल दिया और एम्बुलेंस सर्विस कोई भी प्रोवाइड कर रहा है जीएसटी एग्जाम्ड रहेगा। क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस सर हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिटेड है तो सर उस पेशेंट से जो भी चार्जेस ले रहे हैं बाय वे ऑफ रूम रेंट हो गया, फूड के चार्जेस हो गए, सर इन पेशेंट जो पेशेंट एडमिट होता है उसके लिए जो भी चार्जेस लिए वो सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस होता है और हेल्थ केयर सर्विस में क्लासिफाई करके पूरी सर्विस पे जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। पर अगर किसी हॉस्पिटल में रूम रेंट जो है वो एक्सीडिंग रुपीज 5000 है, कितना है बेटा, एक्सीडिंग रुपीज 5000 पर डे है, तो ऐसे केस में केवल रूम रेंट के जो चार्ज होंगे उस पर जीएसटी लग जाएगा। जैसे 6000 रुपए रूम रेंट है पर डे का तो 6000 रुपए पे जीएसटी लग जाएगा, बाकी सारे जो चार्ज उससे लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर अगर पेशेंट एडमिट है कहाँ, आईसीयू, सीसीयू या आईसीसीयू या एनआईसीयू में अगर एडमिट रहे तो ऐसे केस में इररेस्पेक्टिव ऑफ रूम रेंट पर डे जीएसटी एग्जाम्प्ट रहता है रूम रेंट पे भी बेटा। क्लियर, वहां कोई लिमिट नहीं अप्लाई होती है। इसके अलावा जो नॉर्मल रूम होते हैं बेटा, डिलक्स रूम, सेमी डिलक्स रूम, इस तरह के सर जैसे होटल्स में रूम होते हैं वैसे आजकल हॉस्पिटल में रूम होने लग गए इस तरह के। और हॉस्पिटल में अगर जो पेशेंट एडमिट है उससे अगर रूम रेंट जो लिया वो 5000 रुपए से ज्यादा लिया है, अप टू 5000 लिया है, नो जीएसटी। क्लियर, 5010 रुपए लिया है तो 5010 पूरे पे जीएसटी लग जाएगा, केवल रूम रेंट वाले पोर्शन पे बाकी सब पे जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। क्लियर सर, ध्यान देना बच्चा। सर अगर कोई डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर या कंसल्टेंट है, सर जो हॉस्पिटल के अंदर एम्प्लॉय नहीं है, सर हॉस्पिटल अगर उसको सैलरी दे रही होती तो उस पर जीएसटी वैसे भी नहीं था। पर सर मान लो कि पेशेंट एडमिट हुआ, उसका ऑपरेशन था, उसका ऑपरेशन के चार्ज थे मान लो रुपीज 1 लाख हॉस्पिटल ने लिया उस पेशेंट से, उस 1 लाख पे जीएसटी एग्जाम, उसमें से 70,000 रुपये डॉक्टर को दिया हॉस्पिटल ने, वो भी एग्जाम है। 30,000 जो हॉस्पिटल ने अपने पास रखा वो भी एग्जाम अंडर जीएसटी। क्लियर, डन। अच्छा सर ध्यान देना, न्यूट्रिशनिस्ट या कोई भी सर इन पेशेंट को जो भी खाना सर्व होता है बेटा कैंटीन वगैरह से जो भी दिया है सब कुछ जीएसटी एग्जाम्प्ट होता है। पर अगर हॉस्पिटल में कैंटीन और कैंटीन में वहां पर किसी अटेंडेंट ने या किसी और पर्सन ने, विजिटर ने अगर कोई खाना खाया तो उस पर जीएसटी लगेगा साहब, वो इन पेशेंट नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट सर आईवीएफ की प्रोसेस है, सर जो प्रेगनेंसी के इश्यू थे उसमें आईवीएफ की प्रोसेस जो प्रेगनेंसी की जाती है वो भी हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आएगा और सर्कुलर ने क्लैरिफाई करके बोला उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा साहब। आइए देन सर इंसानों में जान होती है तो जानवरों में भी जान होती है साहब, इसलिए सर्विसेज बाय वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स आर आल्सो एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी अदर देन हॉर्सेज। देन सर ध्यान देना बेटा, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट की सर्विसेज जो थी वो अब टैक्सेबल हो गई है। देन सर कॉर्ड ब्लड बैंक की जो सर्विसेज थी उसके लिए जो बच्चा जब पैदा होता है माँ के पेट से तब उसकी कोड माँ के पेट से कनेक्ट होती है सर, उसमें ब्लड जो होता है उसको स्टोर करने के लिए सर कई सारे प्राइवेट कंपनीज है जो इसको स्टोरेज करती है, उसके लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख इतने चार्जेस होते हैं। दोज आर नाउ टैक्सेबल अंडर जीएसटी, कोड ब्लड बैंक की सर्विसेज आर टैक्सेबल। अब सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कवर है और उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज दी है उसके लिए जो फीस चार्ज की उस फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा। पर चैरिटेबल एक्टिविटी को डिफाइन किया हुआ है और चैरिटेबल एक्टिविटी के स्कोप में ये 4 एक्टिविटी दी हुई है। अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने इन 4 में से कोई भी काम किया उसके लिए फीस लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई भी काम किया है उसके लिए फीस लिया तो जीएसटी लगेगा। अच्छा ध्यान देना, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अगर आपने डोनेशन दिया है तो डोनेशन तो वैसे भी कंसिडरेशन नहीं होता, उस पर वैसे भी जीएसटी नहीं लगता। अब सर चैरिटेबल एक्टिविटीज की डेफिनेशन में क्या कहता है, फर्स्ट service activities relating to public health by way of care or counseling of terminally ill persons or persons with severe physical or mental disability, then persons addicted to dependence forming substance such as narcotic drugs or alcohol, or public awareness of preventive health, family planning or prevention of HIV infection, then advancement of religion, spirituality or yoga. Sir
इसके लिए एक सर्कुलर भी था सर। अगर मान लो कोई रेजिडेंशियल प्रोग्राम किया है योगा के प्रमोशन के लिए, या सर रिलीजन को या स्पिरिचुअलिटी के लिए श्री 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 रविशंकर जी ने कोई रेजिडेंशियल कैंप रखा है और उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी या योगा या रिलीजन के प्रमोशन के लिए, उसके एडवांसमेंट के लिए कोई कैंप रखा है और उसमें सर रहना खाना पीना सब कुछ वहीं पर है 5 दिन के लिए मान लो, और उसका चार्ज ₹10,000 पर पर्सन, तो ये कंपोजिट सप्लाई है। और कंपोजिट सप्लाई के अंदर प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? एडवांसमेंट ऑफ योगा, रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी है, तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबेंडन्ड, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन। देन फिजिकली और मेंटली अब्यूज्ड और ट्रॉमेटाइज्ड पर्संस, प्रिजनर्स और पर्संस ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स रिसाइडिंग इन रूरल एरिया। सर अर्बन एरिया के इस तरह के पर्सन की स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया तो जीएसटी लगेगा सर। क्लियर। एंड लास्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इनके लिए अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कोई फीस लिया है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा सर। किसी और काम के लिए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने कोई फीस लिया तो उस पर जीएसटी लग जाएगा, वो यहाँ कवर नहीं है बच्चों। क्लियर, डन सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? ओल्ड एज होम। जिंदगी में कुछ भी करना पर ये सर्विसेज अपने पेरेंट्स के लिए भी कभी काम नहीं आए, ध्यान रखना। सर्विसेज सर बाय एन ओल्ड एज होम रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जहां पर सर 60 ईयर्स और अबव वाले लोग रहते हैं और उनके लिए 25,000 रुपये पर मंथ या पर मंथ पर मेंबर तक का चार्जेस में खाना पीना रहना सब कुछ इंक्लूडेड है। 25,000 रुपये पर मंथ पर मेंबर तक का अगर चार्जेस है तो जीएसटी नहीं लगेगा ओल्ड एज होम की सर्विसेज पर। देन रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल ने सर्विसेज दी, उस पर जीएसटी नहीं लगता। देन सर्विसेज ऑफ पब्लिक कन्वीनियंसेस, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज ऑफ बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल और टॉयलेट्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, इन पे जीएसटी नहीं लगता। सुलभ शौचालय फॉर एग्जाम्पल। आइए सरकार सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, सर किसान या एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज कौन कौन सी एग्जाम, वो भी देख लेते हैं हम। फर्स्ट सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, सर्विसेज रिलेटिंग टू, अब एग्रीकल्चर में क्या क्या था बेटा? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल सच एज फूड, आपने फूड के लिए, फाइबर के लिए, पर सर ध्यान बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? एक्सेप्ट फॉर रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज। हॉर्सेज क्या होता है सर? सर ये लग्जरी लोग, बड़े जो लोग होते हैं ना सर, अमीर लोग, उनका काम होता है सर हॉर्स को पालना। इसलिए सर स्टेड फार्मिंग के लिए अगर आपने लैंड लिए रेंट पे तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, पर नॉर्मल फार्मिंग के लिए अगर आपने लैंड लिए रेंट पे तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट होता है। हम आगे पढ़ने वाले बेटा इस पॉइंट में आएगा। क्लियर, वापस पढ़ना बेटा। सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टिवेशन ऑफ प्लांट, रेयरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट रेयरिंग ऑफ हॉर्सेज फॉर फूड। अब अपने रेयरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल क्यों किया? फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके लिए आप ये एग्रीकल्चर काम कर रहे हो और उस काम के लिए आपने सर्विसेज ली। कौन कौन सी? सर बाय वे ऑफ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग। जैसे आपने सोइल टेस्टिंग कराया, प्लांट टेस्टिंग कराया, इन सब चार्जेस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है सर। देन सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, फार्म लेबर सप्लाई के इस पे जीएसटी नहीं लगता है। देन आपने मेरे फार्म पे आके ऐसा कोई प्रोसेस किया है जिस प्रोसेस की वजह से मेरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एसेंशियल कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है बट मेक इट मार्केटेबल फॉर द प्राइमरी मार्केट, तो वो प्रोसेस के लिए जो आपने मेरे से चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर आपने मेरे फार्म पे आके काम किया, कौन कौन सा एग्जांपल है ये, याद करने की जरूरत नहीं है। टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्योरिंग, sorting, grading or cooling or bulk packaging and such like operations which do not alter or change the essential characteristics of the said agriculture produce but make it only marketable for the primary market. Then सर मैंने जमीन किराए पे ली है, खेत किराए पे लिया है खेती करने के लिए साहब, या मशीन किराए पे ली तो उस रेंटिंग में जीएसटी नहीं लगता। देन सर लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जीएसटी नहीं लगता। सर ध्यान देना बेटा, सर यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज भी आ गया है। सर नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्या, ध्यान देना बेटा, सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में राइस नहीं आता है, राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में नहीं आता है। पैडी जो होता है, पैडी रो राइस, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्कोप में आता है, इसलिए राइस के लिए अलग से कुछ पॉइंट और दे रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। देन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज, मैंने गांव में जा जाके एडवांस टेक्नोलॉजी सिखाई लोगों को खेती करने के लिए, उस पर जो फीस लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर एपीएमसी मार्केट या जैसे मंडी शुल्क होता है बेटा, सर्विसेज प्रोवाइड बाय एपीएमसी मार्केट और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइड बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो कमीशन जो लिया है कमीशन एजेंट ने उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। प्लस सर एपीएमसी मार्केट या अनाज मंडी ने मंडी शुल्क लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर ध्यान देना बच्चा, फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को टैक्सेबल कर दिया है। अगले पॉइंट में भी कवर था क्या, फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो टैक्सेबल है। पर या देखिए मैंने बोर्ड मार्क किया हुआ है, यहाँ पे कलर मार्क किया हुआ है, अगर आपने मेरे फार्म पे आके फ्यूमिगेशन की सर्विसेज दी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। पर अगर आपने वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जाके वेयर हाउस में जाके फ्यूमिगेशन किया तो इस पर जीएसटी लगेगा साहब। देन सर सिंस राइस वहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कवर नहीं था, इसलिए लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस अलग से एग्जाम किया। पर ध्यान देना, कमीशन एजेंट ऑफ राइस
एग्जाम नहीं है कहीं पे भी, दैट इज टैक्सेबल। देन सर वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आर ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। सरकार फिर वेयर हाउसिंग और स्टोरेज ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। पर अगर आपने सर खोपरा, कॉफी, टी, तेंदुली, शुगर कैन, आपने सर मान लो प्रोसेस्ड फूड आपने स्टोर किया है बेटा सर, या स्पाइसेस, मसाला वगैरह प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसका आपने वेयर हाउसिंग किया, स्टोरेज किया, तो नाउ इट इज टैक्सेबल। फिर सर इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस आपने किया है एज ए जॉब वर्क, सर खेती से रिलेटेड आपने कोई जॉब वर्क बेस पे कोई इंटरमीडिएट मतलब बीच का कोई प्रोडक्शन प्रोसेस किया है और आपने मेरे से फीस लिया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर सर एक सर्कुलर था, सर्कुलर ने बोला क्या सर पैडी को कन्वर्ट करो राइस में। सर क्या होता है पैडी? रो राइस होता है जिसके अंदर सर हस्क होता है सर, डी हस्क करके राइस का दाना बाहर निकालते हैं, वो डी हस्किंग की प्रोसेस राइस मिलर्स करते हैं। तो वो यहाँ पे सर्कुलर ने बोला कि ये इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं, ये तो प्रोडक्शन होने के बाद की प्रोसेस है, इसलिए डी हस्किंग ऑफ पैडी टू कन्वर्ट इट इनटू राइस, दिस प्रोसेस के लिए जो राइस मिलर्स ने चार्जेस लिए दैट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। सरकार फिर प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग और रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स and vegetables which do not change or alter the essential characteristics of the said fruits or vegetables, sir it is also exempt from GST। then sir GTA की सर्विसेज को भी यहाँ पे मैंने लिंक किया हुआ है बच्चों, यहाँ पे मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट में आपको पता है अपने बुक के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से काम किया हुआ है। मैंने क्या किया हुआ है सेक्टर स्पेसिफिक सारे पॉइंट को मर्ज किया हुआ है, क्लियर। अच्छा कुछ पॉइंट हो सकता है मल्टीपल टाइम रिपीट भी होंगे क्योंकि जैसे रेंटिंग से रिलेटेड पॉइंट सारे एक जगह है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सारे पॉइंट सारे एक जगह है, सर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड पॉइंट है वो सब एक जगह है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ पे भी होगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी मिलेगा सर आपको, सर इससे कनेक्टिविटी बहुत शानदार बैठती है, मस्त वाला काम आपका होता है बेटा सर। देन पढ़िए पॉइंट नंबर 8, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ व्हाट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन्स इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेज एंड राइस। सेम वे अगर आपने रेलवे या वेसल से ट्रांसपोर्ट किया फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस ऑफ व्हाट सेम गुड्स, कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस और राइस, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक, यहाँ पे भी रिपीट किया क्योंकि वो एग्रीकल्चर रिलेटेड है अदर देन हॉर्सेस, सर एग्जम्प्टेड जीएसटी से। स्लोटर हाउस को टैक्सेबल कर दिया, ध्यान देना बेटा आप। देन सर मान लो मैं किसान हूं और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी से मैंने सर कोई रॉयल्टी बेस पे खेत लिया है बेटा जिसपे मेरे को गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करना और आई एम एन इंडिविजुअल फार्मर, क्लियर, और मैंने गवर्नमेंट से लिया राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। जो भी रॉयल्टी में गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर अगर है तो। देन सर आपने सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूबवेल ऑफ द फार्मर और एग्रीकल्चरलिस्ट फॉर एग्रीकल्चर यूज, तो सर जो आपने चार्जेस लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर नेशनल सेंटर फॉर कॉलेज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो बनाया हुआ है साहब, इन्होंने जो चार्जेस लिए उस ये एक तरह से कमेटी टाइप बना रखी है सर, इस अथॉरिटी ने जो भी फीस लिया है कोल्ड स्टोरेज वालों से उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर। ये था एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज का सारा रिवीजन, ओके सर ध्यान देना बेटा, दिस इज अ रिवीजन, ये कोई फुल कोर्स बैच नहीं है, ये फास्ट रिवीजन के लिए, सो दैट बिफोर द एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स आप अपने सिलेबस को बहुत जल्दी इफेक्टिवली एफिशिएंटली कवर कर पाए एंड अपने सिलेबस को अपने कंट्रोल में ला पाए, इसलिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन याद रखना, सुपर फास्ट नहीं हुए तो रिवीजन का मतलब ही नहीं रहेगा, क्लियर। सर विजन तो आपने लेक्चर में तैयार किया होगा, पढ़ते वक्त बताया होगा, ये रिवीजन है। सरकार आइए एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, फर्स्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, कोई भी सर्विस हो सर, भले ही आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाली सर्विस दे रहे हो सर, आप कोई मान लो स्टूडेंट है वो स्कूल से निकल रहा है तो सर उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है या टीसी बोलते हैं ना सर, उसके लिए कोई फीस लिया स्कूल ने, जीएसटी नहीं लगेगा। सर एनी सर्विस, भले बस की सर्विसेज के लिए बच्चों से फीस लिया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सब कुछ कवर है बेटा। अच्छा सबसे पहली बात, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में कौन कौन आता है पहले वो पढ़ लेते हैं हम सर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में 3 तरह के इंस्टीट्यूशन आते हैं। फर्स्ट सर स्कूल, भले वो प्री स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, हैविंग प्रोवाइडिंग सर्विसेज अप टू एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, इसमें भले ही फॉरेन स्कूल हो या इंडियन स्कूल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले वो इंटरनेशनल स्कूल हो, भले वो सर सरकारी स्कूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्री स्कूल एजुकेशन एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट 12th स्टैंडर्ड तक का क्लास कवर होता है। फिर यहाँ पे कॉलेजेस ऐसे ही कवर होता है। एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ अ करिकुलम ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ऐसा आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो आप भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, जो भी फीस आपने बच्चों से लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन
सर एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ एन अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स, अगर आप प्रोवाइड करो तो भी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो। अब साहब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को कोई सर्विस दी तो इट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। ध्यान रखना कोचिंग क्लास वाले सर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में नहीं आते फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, क्योंकि वो कोई डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। देन सर services by an educational institution by way of conduct of entrance examination against consideration in the form of entrance fee, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब सर आ रहा है क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर देना यहाँ 5 पॉइंट कवर है, पर 5 में से ये फर्स्ट 3 जो है दीज आर ओनली फॉर स्कूल्स। आपको पता है बेटा, ये बात बताई थी मैंने आपको। सर दिस 3 पॉइंट्स आर ओनली फॉर स्कूल्स। पढ़ना, अगर आपने स्कूल को सर्विसेज दी, कौन सी सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। सर स्कूल के पास खुद की बसेस नहीं थी, उसने आपको बोला कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग में, मॉर्निंग और आफ्टरनून में बच्चों को लेके आना घर से और उनको छोड़ के आना है, उसकी सर्विसेज आपने स्कूल को दी तो इट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। स्कूल ने बच्चों से पैसा लिया, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर। पर आपने अगर कॉलेज सर्विस दी होती तो टैक्सेबल होगी बेटा। अच्छा स्कूल हो, कॉलेज हो या वोकेशनल ट्रेनिंग वाला कोर्स हो, सर इन्होंने अगर बच्चों से फीस ली ऑलवेज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। पर सर आपने अगर स्कूल को सर्विस दी तो ही एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी। ये 3 सर्विसेज है। फर्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। अच्छा ध्यान देना बेटा, सर जो पर्सन स्कूल को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहा है, उसने, उसके पास खुद के पास बसेस कम थी, उसने किसी से बस किराए पे लिए तो उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट है। आगे एक पॉइंट दे रखा है, मैं यही लिंक कर दिया बेटा आपको। क्लियर सर, वो आगे जो पॉइंट दे रखा है वो ये रहा सर, ये रहा। सर अगर आपने हायरिंग और मोटर व्हीकल की सर्विसेज दी है किसको, ऐसे किसी पर्सन को जो स्कूल को ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दे रहा है तो वो भी एग्जाम्प्ट है जीएसटी में। क्लियर। आइए बच्चों, सर फिर आपने स्कूल को सर्विस दी कौन सी, कैटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग एनी मिड डे मील स्कीम सर्विसेज स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। पर ध्यान देना बेटा, ये इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम है, कोई भी कैटरिंग सर्विस हो, जैसे स्कूल का एनुअल डे प्रोग्राम हो रहा था उसमें आपने कैटरिंग सर्विसेज दी है, किसी बाहर की गार्डन में हो रही थी वहां पे आपने कैटरिंग सर्विसेज दी स्कूल को, जीएसटी एग्जाम्प्ट है बेटा। अब सर स्कूल को अपने सिक्योरिटी क्लीनिंग और हाउसकीपिंग सर्विसेज दिए, पर यहां पे खास बात ध्यान रखना सर, क्लीनिंग सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विसेज शुड बी परफॉर्म्ड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के प्रीमाइसेस के यहां अगर आपने सर्विसेज दी तो ही जीएसटी एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज जीएसटी यहां पे एग्जाम्प्ट नहीं है। पर कैटरिंग सर्विस आप कहीं पे भी दो जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। क्लियर। देन अब सर ये जो पॉइंट है सबके लिए, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए क्या है, सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच इंस्टीट्यूशन। जैसे आईसीआई ने, जैसे किसी कॉलेज ने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए किसी से प्रीमाइसेस लिया, किसी से सर पेपर प्रिंटिंग कराया, सर एग्जामिनेशन से कॉपीज चेक कराई, एग्जामिनेशन की कॉपीज चेक कराई, ये सारी सर्विसेज आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी है। सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय सच एन इंस्टीट्यूशन तो जीएसटी आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। एंड सर नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और periodicals, दिस इज ओनली फॉर कॉलेजेस, आईसीआई एटसेट्रा। थर्ड पॉइंट जो है वो, 5th पॉइंट जो है बेटा। क्लियर, मतलब इस वाले पॉइंट के लिए सर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करे रिकॉग्नाइज बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, उन्होंने अगर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल सब्सक्राइब किया तो उसके लिए जो फीस है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन सरकार, ये पॉइंट खत्म होता है। अब ये थी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं सर। अब ध्यान बेटा, स्टेट और सेंट्रल बोर्ड, सर होता है ना सर, बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं हमारे स्कूल में, तो सर सेंट्रल और स्टेट बोर्ड एजुकेशनल बोर्ड होते हैं, उनको फॉर द लिमिटेड पर्पसेस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है। इसलिए आप देखना बोर्ड के लिए, जब आप एक बोर्ड के एग्जाम जब होते हैं तो आप एग्जाम फीस देते हो, इट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। सेकंड थिंग, अब बोर्ड क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये सर्कुलर भी दे रखा बेटा, जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एटसेट्रा। सर इन्होंने जो भी फीस ली बच्चों से फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, उस पर जीएसटी एग्जाम्प्ट है। सेकंड थिंग, इन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए क्या किया होगा, सर आप देखना बोर्ड के जब एग्जाम होते हैं तब अलग अलग स्कूलों में जाके आप एग्जाम देते हो बेटा, तो बोर्ड ने क्या किया होगा, अलग अलग स्कूल से कॉन्टेक्ट किया होगा कि आपको हमारे लिए एग्जाम कंडक्ट कराने हैं। तो सर उन स्कूल वालों ने, उन प्रीमाइसेस वालों ने जब फीस चार्ज करेगी बोर्ड से तो इट इज ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। कारण क्या है उसका सर, सर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू educational institution in respect of conduct of examination are exempt from GST और for the purpose of conducting examination in सेंट्रल स्टेट बोर्ड को भी क्या माना जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना जाता है। इसलिए सर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने अगर इस तरह की सर्विस ली तो वो भी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी होगी, और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने फीस चार्ज किया बच्चों से फॉर एग्जामिनेशन तो इट इज ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। पर एनी अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। आइए सरकार, अब सेम वे एक और सर्कुलर था, उसने भी ये बोला, जैसे आजकल क्या होता है कॉलेजेस में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है बेटा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सर इस तरह की कई सारी बॉडीज बनाई हुई, उसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानेंगे, और उसने जो फीस ली बच्चों से उस पर भी जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, उसको भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माना गया है। किसको सर, देखिए एग्जाम्पल के लिए
Any authority, board or body set up by the central government or state government, including National Testing Agency for conduct of entrance examination for admission to educational institution, shall be treated as educational institution for the limited purpose of providing services by way of conduct of entrance examination for एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कई सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आजकल इस तरह के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो आपने फीस दिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने फीस दिया किसको? ऐसे किसी बोर्ड को, अथॉरिटी को या बॉडी को जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, किसके लिए? आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बेटा। क्लियर? डन सर। अब जैसे फूड आप सप्लाई करते हो आंगनवाड़ी वगैरह में, आंगनवाड़ी क्या होता है बेटा? सर इट्स अ प्री स्कूल विच इज रन बाय गवर्नमेंट, हाँ है ना बेटा? तो ये भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है, और वहां पे कोई फूड सप्लाई किया मतलब कैटरिंग सर्विसेज या एनी फूड सप्लाई टू सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल है बेटा, एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। भले ही सर सच सप्लाईज आर फंडेड बाय गवर्नमेंट ग्रांट एंड और कॉर्पोरेट डोनेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैटरिंग सर्विसेज टू स्कूल आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। देखिए बेटा, कैटरिंग सर्विसेज टू स्कूल आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, वो तो इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम था बेटा। जरूरी नहीं कि स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी हो या यूनियन टेरिटरी हो, कोई भी स्पॉन्सर करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देन सर मेस की सर्विसेज होता ना सर कॉलेजेस में, मेस फैसिलिटी और फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट्स एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। पर सर मेस फैसिलिटी और फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइडेड बाय एनीवन अदर देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर टैक्सेबल फ्रॉम जीएसटी, टैक्सेबल अंडर जीएसटी। सर कोई कैंटीन वाला है, वो खुद का कैंटीन चला रहा है, मतलब सर मान लो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज है, उसमें कैंटीन वाले को काम आउटसोर्स कर दिया है। अब कैंटीन वाला अगर बिल लिख रहा है कॉलेज को तो इट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, पर कैंटीन वाला सॉरी वापस बोलता हूं, कैंटीन वाला बिल लिख रहा है किसको? कॉलेज को लिखे या सर बच्चों को लिखे, इट इज चार्जेबल टू जीएसटी बेटा, क्योंकि कैंटीन वाले ने कैटरिंग सर्विसेज दी है, स्कूल को तो वो एग्जाम होती है बेटा, कॉलेज को इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। अच्छा कॉलेज ने अगर बच्चों से पैसा लिया है समोसे का तो इट इज ऑलवेज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी बेटा, आपको पता है। सर फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन वेरियस प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय आईआईएम, आपको पता है सर आईआईएम को भी अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में कवर कर दिया गया है, इसलिए आईआईएम ने जो भी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन कोर्स के लिए फीस चार्ज किया है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स जैसे 5 दिन का डिप्लोमा कोर्स कराया, 10 दिन का डिप्लोमा कोर्स कराया, तो शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होते हैं जो लेस देन 1 ईयर के होते हैं साहब, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। मोर देन 1 ईयर के जो कोर्स होंगे इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। फिर डीजी शिपिंग अप्रूव्ड मेरीटाइम कोर्सेज होते हैं, ये भी सर अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आते हैं, और इन्होंने जो फीस चार्ज किया बच्चों से उस पर भी जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि ये भी कोर्स जो है इट इज रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग द सर रिकॉग्नाइज्ड डिग्री बाय द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसलिए इसकी फीस पे भी जीएसटी नहीं लगाया गया है। ओके सर, अब यहाँ पे एक और सर्कुलर आया था, सर्कुलर ने बोला था क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले रहा है बेटा, एंट्रेंस फी लिया, एडमिशन के लिए फी लिया, इट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। प्लस कोई बच्चा अगर स्कूल छोड़ के जा रहा है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया या टीसी उसने ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करवाया, उसके लिए कोई फीस चार्ज किया, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? डन सरकार। अब सर आपने स्कूल को ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी सर्विस, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दी, इट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, और उसने किसी से मोटर व्हीकल हायर पे लिया, इट इज ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, हमने बात ऑलरेडी कर ली सर। देन एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, असेसमेंट एजेंसी प्रोवाइडेड अप्रूव्ड बाय द सेक्टर स्किल काउंसिल और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, या फिर अ ट्रेनिंग पार्टनर अप्रूव्ड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और द सेक्टर स्किल काउंसिल इन रिलेशन टू व्हाट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स, या एनी अदर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। अब नाम ध्यान रखिएगा बेटा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या सेक्टर स्किल काउंसिल, इस तरह के नाम अगर आपको आ जाए समझना, इट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। देन दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट से चल रहा है, इसके थ्रू किसी ट्रेनिंग प्रोवाइडर ने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, उसके लिए जो फीस चार्ज किया, इट इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। देन कोई असेसमेंट बॉडी है सर विच इज एम्पैनल्ड सेंट्रली बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसने असेसमेंट की सर्विसेज दी अंडर स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम, तो जो भी असेसमेंट के चार्जेस ने लिए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें एटलीस्ट 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द ट्रेनिंग इज पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसे केस में ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें एटलीस्ट 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बोन किया है, अब मैंने उस गवर्नमेंट को सर्विसेज दी, मैंने जो फीस चार्ज करी है गवर्नमेंट से, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर सर? सेम वे जैसे होता है ना कई बार स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसएबिलिटीज, ये
प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया किसने? गवर्नमेंट ने। सर जिसकी टोटल फीस, जो भी बच्चे वहाँ पे आ रहे हैं उसकी टोटल फीस अगर गवर्नमेंट पे कर रही है, तो मैंने जो सर्विसेज दी गवर्नमेंट को, सर जो मैंने फीस गवर्नमेंट से ली उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, भले मैं एक प्राइवेट कोचिंग क्लास वाला हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन सर ओ भाई गिटार सीखने गए क्या? पढ़ो सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर्स बाय एन इंडिविजुअल। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन बनते एग्जाम में, गलती यहां हो सकती है। सर डांस सीखने गए, डांस सिखाने वाला कौन था? इंडिविजुअल टीचर था, उसने जो फीस चार्ज करी जीएसटी नहीं लगेगा। पार्टनरशिप हम था, कंपनी दी, टैक्स लग जाएगा बच्चों। क्लियर? अच्छा स्पोर्ट्स सीखने गए, स्पोर्ट्स सिखाने वाला कौन होना चाहिए? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो सेक्शन नंबर 12 या 12AB में रजिस्टर्ड है। अगर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है और किसी और पर्सन ने अगर स्पोर्ट सिखाया है तो साहब जीएसटी लग जाएगा बच्चों। मतलब सर आर्ट्स और कल्चर सीखने गए तो इंडिविजुअल सिखाएगा तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, स्पोर्ट्स सीखने गए तो चैरिटेबल एंटिटीज सिखाएगी तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, अदरवाइज टैक्स लग जाएगा बच्चों। आइए एंटरटेनमेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्विसेज। सबसे पहली बात सर, अगर आपने म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व या जू का कोई एंट्री टिकट लिया है फॉर एडमिशन तो एंट्री टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट देखने गए जैसे ताजमहल, हाँ ना बेटा, दिल्ली में जंतर मंतर यहाँ देखने गए हो तो सर उसका जो एंट्री टिकट है उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर अब देखना बेटा ध्यान से, सर एंट्री टिकट लिया आपने किसके लिए? ये 4 पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे 500 रुपए पर पर्सन तक का टिकट है तो ही जीएसटी एग्जम्प्ट है, 501 रुपए हो तो पूरे 501 पे टैक्स लग जाएगा। सर कहाँ गए आप? देखो ना ध्यान से बेटा, डांस, सॉरी फर्स्ट सर्कस, डांस और थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस इंक्लूडिंग ड्रामा और बैले, देन अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, फैशन शो, कोई गाँव का फैशन शो होगा जिसका 500 रुपये पर पर्सन चार्ज होगा बेटा। क्लियर? सर म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी स्पोर्टिंग इवेंट। अच्छा ध्यान देना बेटा, यहाँ पे लिखा है अदर देन रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट और यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, मतलब कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट हो, भले रिकॉग्नाइज्ड हो या नॉट रिकॉग्नाइज्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। एंट्री टिकट अगर 500 रुपये पर पर्सन तक का है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, 500 से ऊपर तक जीएसटी लग जाएगा बच्चा। देन प्लेनेटोरियम अगर आप देखने गए हो उसकी टिकट अगर 500 रुपये तक का तो जीएसटी नहीं लगेगा, उससे ऊपर तो टैक्स लग जाएगा बच्चों। देन सर अच्छा यहाँ तक तो आप डांस देखने गए थे, अब आप डांस कर रहे हो। क्लियर? डांस करने के पैसे मिल रहे बेटा, पर कौन सा डांस? सर वेस्टर्न नहीं होए, फोक और क्लासिकल आर्ट फॉर्म ऑफ डांस, म्यूजिक और थिएटर। उसके लिए जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है उसने अगर पर परफॉर्मेंस सर 1,50,000 रुपए तक का फीस लिया तो जीएसटी नहीं लगेगा, पर अगर आपने एज अ ब्रांड एम्बेसडर को फीस चार्ज किया तो जीएसटी लग जाएगा। क्लियर? डन। अच्छा 1,51,000 रुपये चार्ज दिया तो पूरे पे टैक्स लगेगा बच्चा, 1,51 पूरे पे लग जाएगा बेटा। क्लियर? पर एज अ ब्रांड एम्बेसडर 2,000 रुपये भी लिए टैक्स पूरे पे लगेगा बेटा। देन सर अगर आप एक टूर ऑपरेटर जो इंडिया के हो, आपने फॉरेन टूरिस्ट को टूर कराया है विच इज कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया, पूरा टूर अगर आउटसाइड इंडिया हुआ है, फॉरेन टूरिस्ट को अगर आपने कराया है तो ऐसे केस में भले टूर ऑपरेटर इंडिया का है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पर सर अब 0.5A ऐड किया और बोल दिया क्या, अगर टूर ऑपरेटर इंडिया का फॉरेन टूरिस्ट है बेटा, उसका टूर कराया, अगर टूर होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया था तो जीएसटी एग्जम्प्ट ही है। पर सर मान लो पार्टली इंडिया में टूर हो रहा था, पार्टली आउटसाइड इंडिया टूर हो रहा था बेटा, तब ऐसे केस में प्रोपोर्शनल एग्जम्पशन तो मिलना चाहिए ना यार, उसके लिए 0.5A आया और बोला क्या, अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल दुबई का कोई टूरिस्ट है, मेकमाट्रिप.com इंडिया का है, मेकमाट्रिप.com जो है वो टूर ऑपरेटर है, उसने फॉरेन दुबई के टूरिस्ट को टूर कराया है, वो टूरिस्ट सर 6 दिन रहा आउट ऑफ इंडिया और 4 दिन रहा इंडिया तो सर 10 दिन का उसका टूर पैकेज था, तो ऐसे केस में सर अच्छा पूरे 10 दिन बाहर था तो जीएसटी पूरा पे एग्जाम था, पर सर 6 दिन बाहर था 4 दिन इंडिया में था तो ऐसे केस में प्रोपोर्शनल एग्जामिशन मिलना चाहिए। उसके लिए नया पॉइंट आया और बोलता है क्या, ऐसे केस में जो एंटायर टूर की वैल्यू है उसका 50% या फिर ये नंबर ऑफ डेज के हिसाब से प्रोपोर्शन करके देखो, विच एवर इज लोअर जो अमाउंट आएगा इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। अब सर 6 डेज डिवाइड बाय 10 डेज तो मतलब 60% हो गया, हाँ है ना बेटा। मतलब फॉर एग्जांपल 10 लाख का टूर पैकेज था तो 10 लाख में से 6 लाख इस फॉर्मूला के हिसाब से थे और सर इसका 50% मतलब 10 लाख का 50% कितना हो गया 5 लाख, तो सर विच एवर इज लोअर 5 लाख पे जीएसटी एग्जाम रहेगा, मतलब मैक्सिमम 50% ही एग्जामिशन मिलेगा अगर पार्ट ऑफ इंडिया पार्टली आउटसाइड इंडिया टूर हुआ है, पार्टली इंडिया में हुआ है टूर तो। पर सर ध्यान दीजिएगा एक बार और, सरकार अगर मान लो सर वो पार्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ इंडिया था, पार्ट ऑफ द इंडिया में था टूर, तो ऐसे केस में प्रोपोर्शन जो करना नंबर ऑफ डेज के हिसाब से करना है। पर अगर सर 12 आवर्स या उससे कम रुका है तो ऐसे केस में उसको हाफ डे मानेंगे, एंड लेस देन 12 आवर्स है तो उसको हाफ डे मानेंगे, एंड सर 12 आवर्स और उसके ऊपर अगर है तो उसको 1 डे पूरा मानेंगे। जैसे मान लो 10 दिन में से सर 6 दिन तो हो रहा कहाँ, चलो मैं ऐसे बात करता हूँ, 6 दिन रहा दुबई और 4 दिन और 5 घंटे रहा इंडिया में, तो ऐसे केस में सिंस वो 4 दिन और 5 घंटे रहा है तो हाफ डे माना जाएगा, मतलब फॉरेन हाफ डे इंडिया माना जाएगा, 6 दिन आउट ऑफ इंडिया माना जाएगा। टोटल टूर हो गया उसका कितने दिन का, 10 दिन
10.5 दिन का हो गया बेटा, 10.5 डेज का। क्लियर? यही अगर 12 आवर्स का वो होता तो 11 डेज का मान लेते बेटा हम। हाँ है ना भाई? डन। अकॉर्डिंगली यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया हुआ बच्चों। आइए सर, अब सर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी by an individual as a player, referee, umpire, coach or team manager for participation in a sporting event organized by a recognized sports body। ध्यान देना बेटा, इवेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, और उसमें किसी इंडिविजुअल ने एज अ प्लेयर, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर की तरह आपने पार्टिसिपेट किया है, जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी ने दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज दी, जीएसटी नहीं लगेगा। सर नेक्स्ट आ रहा है क्या? सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। सर स्पॉन्सरशिप ऑफ द स्पोर्टिंग इवेंट, अगर वो स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया था किसने? बाय द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन or its affiliated federations where the participating teams or individuals represent any district, state, zone or country, या फिर sporting event was organized by the Association of Indian Universities, Inter-University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for the Deaf, Paralympic Committee of India और Special Olympics भारत। Then अगर स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया था बाय सेंट्रल सिविल सर्विसेज, कल्चरल एंड स्पोर्ट्स बोर्ड, या sporting event was organized as a part of the national games by the Indian Olympic Association और under the पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान स्कीम, तो सर इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आपने स्पॉन्सर किया, तो स्पॉन्सरशिप के अमाउंट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। फिर सर फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 जो सर हो गया, अब कोई कंसर्न नहीं है सरकार। यहाँ पर ये इवेंट को देखने के लिए अगर आप गए, उसके लिए एंट्री टिकट अगर आपने लिया तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। सेकंड थिंग सर, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए फीफा या उसकी सब्सिडरी को आपने कोई सर्विस दी है या फीफा ने कोई सर्विस दी, तो इट इज ऑल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्लियर? सेम वे फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 वो भी हो गया सब, उसका अब रिलेवेंस नहीं है, पॉइंट दे रखा है बताया आपको बेटा, अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है। सेम वे सर AFC वुमेन्स एशिया कप 2022 सर टू बी होस्टेड इन इंडिया, इसने AFC ने जो इवेंट इंडिया में किया है उसको आपने कोई सर्विस दी है या इन्होंने AFC ने आपको कोई सर्विस दी है, तो इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सेम वे एंट्री टिकट अगर आपने लिया है इस इवेंट को देखने के लिए, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द फीस, मतलब एंट्री टिकट नॉर्मली स्पोर्टिंग इवेंट के लिए 500 रुपये पर पर्सन तक का होता है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, पर इन सारे केस में 5,000 रुपये का टिकट हुआ, 50,000 का टिकट हुआ तो भी जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। आइए सरकार, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विसेज, सर ट्रांसपोर्ट सेक्टर आ गया बच्चों आपके लिए, दिल थाम के सुनिएगा। सर सर्विसेज बाय वे ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स, सर सबसे पहले पढ़ रहे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के लिए क्या क्या एग्जामिनेशन है। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग। सबसे पहली बात, विथ और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग का मतलब क्या है बेटा? सर लगेज, अगर मान लो आपके पास जो लगेज है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया उन्होंने, तो उसका ट्रीटमेंट भी वही होगा जो पैसेंजर टिकट का होता है। मतलब पैसेंजर टिकट अगर एग्जम्प्ट है तो अकम्पनिंग बिलोंगिंग के लिए अलग से चार्ज है तो वो भी एग्जम्प्ट रहेगा, और अगर पैसेंजर टिकट पे टैक्स लगता है तो अकम्पनिंग बिलोंगिंग पे भी टैक्स लगेगा। सर ये मीनिंग है इसका, विथ और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग का। सरकार फर्स्ट, अब ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स बाय रेलवे, सर ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स विथ और विदाउट अकम्पनिंग बिलोंगिंग बाय सर रेलवेज एग्जम्प्ट है, रेलवे टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा, बट इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी कोच। फर्स्ट क्लास या एसी कोच में अगर आप ट्रैवल करो तो टैक्स लग जाएगा। सेकंड सर मेट्रो, मोनोरेल, ट्रेमवे, सर इस पे टैक्स हमेशा एग्जम्प्ट है बेटा, भले ये एसी है। देन सर इनलैंड रोडवे से अगर अपने ट्रांसपोर्ट पैसेंजर क्या जीएसटी नहीं लगेगा। सर देन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंट फॉर टूरिज्म पर्पस इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, जैसे सर्कुलर आया हुआ है सर अंडमान निकोबार जैसे आइलैंड है बेटा। सर मुंबई, सर गेटवे ऑफ इंडिया से आपको अलीबाग अगर जाना है तो वहां पे आप जो होती है ना सर, वहाँ फेरी चलती, बोट चलती है बेटा, उसका अगर आपने सर हेल्प लिया, उसका आपने सर्विसेज लिया है तो इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज। क्लियर? इन अ वेसल बिटवीन टू प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, पर यहां पे लिखा है क्या? अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस। इसका मतलब ये कि मान लो कोई क्रूज चल रहा है, पार्टी शार्टी माहौल जबरदस्त शानदार, क्लियर, तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। क्रूज, शिकारा, ये सब टूरिज्म पर्पस के लिए होता है, इस पर जीएसटी लग जाएगा। अच्छा सर जो वेसल से ट्रांसपोर्ट कर रहा है अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म, मैंने आपको बताया बेटा, ये सर्कुलर भी दे रखा बेटा यहाँ पे। क्लियर? सर अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए मैंने मुंबई का आपको एग्जांपल दिया, उसके लिए एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा रहे हो बाय वेसल, दैट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। भले ही वो जो वेसल है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है विच इज अवेलेबल फॉर पब्लिक, जरूरी नहीं कि वो गवर्नमेंट का हो,
क्लियर, प्राइवेट पार्टी का तो भी कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम रहेगा, बट इट शुड बी अदर देन प्रीडोमिनेंट फॉर टूरिज्म पर्पस। अगर शिकारा क्रूज वगैरह में जा रहे हो तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी बेटा। हाँ है ना भाई। सर अब मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी इंक्लूडिंग ई रिक्शा। सर मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा से अगर आप ट्रांसपोर्ट पैसेंजर कर रहे हो इंक्लूडिंग ई रिक्शा तो जीएसटी इज एग्जाम। पर अगर आपने ओला उबर के थ्रू बुक किया है जहां पे सेक्शन में 9(5) कवर होता है बेटा, तो ऐसे केस में टैक्स लग जाएगा। ध्यान देना बेटा, इट इज नॉट एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। अगर आपने मीटर्ड केब और ऑटो रिक्शा बुक किया है किसके थ्रू, ओला उबर के थ्रू, तो टैक्स लगता है बच्चों उस पे। देन आइए अब ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स विद और विदाउट अकोमोडेशन बिलोंगिंग बाय एयर। सर याद करो वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, वो 7 स्टेट्स और एक ब्रदर सिक्किम और एक डोकरा बाग डोगरा। सर ये 9 प्लेस पे बाय एयर इकोनॉमिक क्लास में अगर आप वहां गए हो या वहां से आए हो तो फ्लाइट टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। कहां का, वो 7 सिस्टर कौन कौन सी बेटा, सर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक बाग डोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। यहां अगर आप गए हो इकोनॉमिक क्लास में तो फ्लाइट टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा। वहां गए हो या वहां से आए हो दोनों टिकट पे जीएसटी नहीं लगता है सर। देन नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज अगर आपने ट्रांसपोर्ट पैसेंजर किया जीएसटी नहीं लगेगा, बट अदर देन रेडियो टैक्सी। क्लियर, तो सर रेडियो टैक्सी में अगर आपने ट्रांसपोर्ट पैसेंजर किया तो टैक्स हमेशा लगता है। रेडियो टैक्सी मतलब जैसे ओला उबर वगैरह होती है ना बेटा, वो सर विच इज इन टू वे कम्युनिकेशन विद सेंट्रलाइज्ड ऑफिस थ्रू जीपीएस और जीपीआरएस। क्लियर, प्लस 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 सर यह बोला है क्या एग्जामिशन नहीं मिलेगा किसको, टूरिज्म, कंडक्टेड टूर, चार्टर और हायर। आपने बस की किराया ले ली सर, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी बेटा। क्लियर, डन। फिर नॉन एसी स्टेज क्रेज आर ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। नॉन एसी स्टेज क्रेज से अगर आपने ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस दी तो जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा अगेन यहाँ के दिया क्या, भले वो कॉन्ट्रैक्ट कैरीज हो, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरीज हो या नॉन एसी स्टेज कैरीज हो, अगर आपने सर ओला उबर के थ्रू बुक कराया है, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक कराया है जो सेक्शन में 9 सबसेक्शन 5 में कवर होता है तो जीएसटी लग जाएगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। भारत माता की जय। सरकार अब एक और पॉइंट आया, एक सर्कुलर आया, सर्कुलर भी तुम्हें यहाँ बताया था बच्चा में। सर ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे आपने सर जैसे बस है, आज गवर्नमेंट की बस हो गई, रोडवेज बसेस हो गई बेटा, बेस्ट मुंबई के अंदर बेस्ट की बसेस हो गई, या बस में स्टेज कैरीज, नॉन एसी स्टेज कैरीज में अगर आप ट्रांसपोर्ट पैसेंजर की सर्विस दे रहे हो तो जीएसटी नहीं लगता बेटा। पर आपने बस की बस किराए पे ले ली तो क्या वो एग्जम्प्ट है क्या, नहीं। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस एग्जम्प्ट है बेटा। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विसेज इन अ नॉन एसी स्टेज कैरीज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जैसे कोई कंपनी है उसने अपने एम्प्लॉइज के लिए बस की बस हायर ले ली बेटा कि मॉर्निंग और इवनिंग में आपको मॉर्निंग में एम्प्लॉय को लेके आना है, शाम को छोड़ के आना है, तो ऐसे केस में जो फीस चार्ज करा है उस और बस ऑपरेटर ने टैक्स लग जाएगा क्योंकि बस की बस हायर करी बेटा। पर किसी कंपनी ने केवल टिकट का अमाउंट दिया बेटा अपने एम्प्लॉइज का, तो दैट इज नॉट हायरिंग ऑफ द बस। सर ध्यान बेटा, अगर किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज के लिए टिकट का पैसा दिया है तो सर टिकट का पैसा दिया मतलब बस अपने रूट के हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रही है, तो दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस। रेंटिंग कब कहलाती है बेटा, जब आपने बस की बस हायर कर लिए, वो आपके टाइमिंग के हिसाब से, आपके रूट के हिसाब से, आपके शेड्यूल के हिसाब से चलती है बेटा, तो उसको बोलते हैं रेंटिंग बेटा। क्लियर, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट पैसेंजर हुआ तो जीएसटी नहीं लगेगा, रेंटिंग हो तो टैक्स लग जाएगा बच्चों। क्लियर, ये सर्कुलर ने क्लियरिफाई किया है। नेक्स्ट सर आजकल गवर्नमेंट अपने उड़ान प्रोजेक्ट के थ्रू छोटी छोटी सिटीज में भी सर एयरक्राफ्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए वहां एयरपोर्ट डेवलप कर रही है, तो वहां पे उन एयरपोर्ट को बोलते हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट। वहां पर सर ध्यान देना बेटा, वहां पे जो पैसेंजर्स फ्लाइट से आते हैं जाते हैं उनका जो टिकट अमाउंट होता है उसको कम करने के लिए फर्स्ट 3 साल के लिए पता है क्या करती है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है एयरलाइंस को कि उस टिकट का 50% पैसा गवर्नमेंट से लेना बेटा। मतलब टिकट का अमाउंट 10,000 रुपए, तो पैसेंजर से केवल 5,000 लेंगे और 5,000 रुपए किससे लेगी वो एयरलाइंस, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेगी। तो सर सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर, इस तरह की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट जाने के लिए या आने के लिए, हाँ ना बेटा, तो सर उसके लिए जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है उसको थ्रू वायबिलिटी के फंडिंग उस फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा, मतलब वो 5,000 रुपए पे जीएसटी नहीं लगेगा जो गवर्नमेंट से चार्ज कर रहा है एयरलाइंस। देन सर अब ट्रांसपोर्ट गुड्स रिलेटेड पॉइंट आगे सारे सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दी गुड्स बाय रोड एग्जाम फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ अ जीटीए और अ कुरियर एजेंसी। जीटीए या कुरियर एजेंसी के थ्रू आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का सर्विसेज लिया है बाय रोड, तो ट्रांसपोर्ट गुड्स सर्विस ली तो इट इज जीटीए और कुरियर के थ्रू ली तो टैक्सेबल रहेगा। बाकी सारे केस में बाय रोड अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स किया तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहता है। देन इनलैंड मोटरवे से अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स किया तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। सर सेम वे यहाँ पे भी वही सर्कुलर आया और सर्कुलर बोलता है क्या, अगर आपने ट्रक किराया ले ली, जिसमें माइनिंग वाला हूँ बेटा, मैंने क्या किया बेटा, ट्रक या अदर फ्रेट व्हीकल्स लीज पे ले लिए बेटा या हायर पे ले लिए बेटा, सर रेंट पे ले लिए, जहाँ पे क्या होता है बेटा, मैं अपने जहाँ पे मेरा माइनिंग हो रहा है, माइनिंग से
सर अपने स्टॉक करने के लिए कहीं किसी और प्लेस पे गुड्स ले जा रहा हूँ, या अपने क्लाइंट के प्लेस पे ले जा रहा हूँ, या बेनिफिशियरी प्लांट पे गुड्स ले जा रहा हूँ, उसके लिए मैंने ट्रक हायर पे ली है, तो क्या हो रहा है, ट्रक मेरे रूट के हिसाब से, मेरे टाइमिंग के हिसाब से और मेरे शेड्यूल के हिसाब से चल रही है साहब, तो वो हायरिंग ऑफ ट्रक में आएगा, और ऐसे केस में वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के स्कोप में नहीं आएगा बेटा। क्लियर सर? तो ऐसे केस में इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। ट्रांसपोर्ट गुड्स कब होगा, जब जो ट्रक वाला है बेटा वो उसके रूट से उसके टाइमिंग के हिसाब से चल रहा है बेटा, तो ऐसे केस में वो ट्रांसपोर्ट गुड्स कहलाता है। यहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट गुड्स नहीं कहलाएगा, रेंटिंग कहलाएगा, रेंटिंग है तो जीएसटी लग जाएगा बच्चों। देन सर अगर बाय एयरक्राफ्ट, सर आउटसाइड इंडिया से अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया तक का गुड्स कोई आता है तो उसके फ्रेट पे जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे सिंगापुर से कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है बाय एयर अगर आ रहा है तो सरकार आउट ऑफ इंडिया से अप टू द कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया तक के फ्रेट पे जीएसटी नहीं लगेगा सरकार। फिर ध्यान देना बेटा, एयरक्राफ्ट हो या वेसल हो, इंडिया से अगर आउटसाइड इंडिया गुड्स ले जा रहे हो, इंडिया से अगर आउटसाइड इंडिया गुड्स ले जा रहे हो तो नाउ इट इज टैक्सेबल। ये केवल एग्जाम था 30 सितंबर 2022 तक, 1 अक्टूबर 2022 से नाउ इट इज टैक्सेबल। इंडिया से अगर आउट ऑफ इंडिया ले जा रहे हो, भली वेसल ले जाओ, भली बाय एयरक्राफ्ट ले जाओ, जो फ्रेट होगा उस फ्रेट पे टैक्स लगेगा। आउट ऑफ इंडिया से गुड्स ला रहे हो इंडिया में बाय एयरक्राफ्ट तो उसके फ्रेट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है बस। सर फिर आता है क्या, सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज। अरे हाँ है ना बेटा, इसरो नाम तो बहुत सुन लिया बेटा हम सब ने, पूरी दुनिया ने सर नाम सुन लिया है और धमाका मचा दिया हिंदुस्तान ने। सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी इसरो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जीएसटी इज एग्जम्प्ट। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, कौन गुड्स, फॉलोइंग गुड्स बाय रेलवे वेसल, रेलवे वेसल से फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर प्लेस इन इंडिया ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन किया तो जीएसटी नहीं लगेगा। कौन कौन सी गुड्स, फर्स्ट relief material meant for victims of natural or man-made disasters, calamities, accidents or mishaps. Then defense or military equipments, newspapers or magazines registered with the registrar of newspapers, agricultural produce, हमने आगे इस पॉइंट को यही से उठा के वहाँ पे आगे डाला था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाले पॉइंट में। Then milk, salt, food grain including flour, pulses, rice and organic manure, इनका अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन किया है बाय रेलवे वेसल तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। सेम पॉइंट सर जीटीए के लिए भी लिख दिया, और जीटीए ने इन्हीं गुड्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन किया तो भी जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। जीटीए के लिए पहले 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे, उनको काट दिया गया है, अब कोई कंसर्न नहीं है। पहले क्या था बेटा, अगर इंडिविजुअल कंसर्न के लिए 750 या उससे कम वाले फ्रेट वाले ट्रांसपोर्टेशन किया आपने गुड्स का, जो फ्रेट चार्ज किया 750 उससे कम तो जीएसटी एग्जम्प्ट था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, पूरी ट्रक में जितना भी गुड्स है उन सबका फ्रेट कितना है 1500 रुपये उससे कम तो जीएसटी एग्जम्प्ट था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये गुड्स का अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन किया तो जीएसटी विल बी एग्जम्प्ट, बात खत्म बेटा। देन जीटीए, सर हम ऑलरेडी रिवर्स आज टाइम बात कर चुके हैं। जीटीए ने उन 7 स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन को सर्विस दी तो जीएसटी लगेगा, अदरवाइज उन 7 के अलावा किसी को भी सर्विस दी तो जीएसटी इज एग्जम्प्ट। क्लियर, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेम वे जीटीए ने सर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी को सर्विसेज दी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड तो है, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51, किसी और पर्पस के लिए वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे केस में जीटीए ने जो सर्विसेज दी है ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह को तो उस पर जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। देन सर ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्विसेज विच आर एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल और भूटान विच आर कॉल्ड लैंडलॉक्ड कंट्री, नेपाल भूटान कोई गुड्स ले जा रहे हो सर, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजिट सर्विसेज दी है या ट्रांजिट कार्गो से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज है, कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई, ऑल आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ट्रांजिट इंश्योरेंस वो भी जीएसटी से एग्जम्प्ट है। अच्छा एक सर्कुलर आया वो बोलता क्या, मान लो कोई ट्रक गई गुड्स लेके, अब वो ट्रक ने गुड्स अनलोड कर दिया नेपाल भूटान में, अब वो खाली ट्रक आएगी भी तो है, अब खाली ट्रक का जो रिटर्न का जो चार्जेस है वो भी एग्जम्प्ट रहेगा जीएसटी में। इस सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया, तो इसका मीनिंग ये होगा कि सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच आर एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू एंड फ्रॉम नेपाल भूटान आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी बेटा। क्लियर, डन। देन सर्विसेज बाय वे ऑफ giving on hire to a state transport undertaking a motor vehicle meant to carry more than 12 passengers, सर या फिर आपने लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड व्हीकल meant to carry more than 12 पैसेंजर अगर आपने हायरिंग भी दिया जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। जीटीए को आपने ट्रक किराए पे दिए या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स आपने किराए पे दिया जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। आपने सर वो स्कूल को याद है बेटा, स्कूल ये पॉइंट हम पढ़ चुके आगे, स्कूल को आपने कोई मोटर व्हीकल रेंट, स्कूल को जो पर्सन सर्विस दे रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की, उसको आपने मोटर व्हीकल रेंट पे दिया जीएसटी विल बी एग्जम्प्ट। और हाँ ध्यान देना बेटा, सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला है कि हायरिंग इंक्लूड्स रेंटिंग ऑल्सो, गिविंग ऑन मतलब हायर पे दो या रेंट पे दो, इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन ट्रांसफर हो या ना हो, दोनों सेम बात है, दोनों ही एग्जम्प्ट रहेंगे जीएसटी में इन फॉलोइंग केसेस में बेटा। क्लियर सर। देन टोल चार्जेस, सर सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ टोल चार्ज, टोल चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा ध्यान देना बच्चा, अगर किसी
ट्रक में होता ना, बहुत बड़ी बड़ी ट्रक होती है जिससे ओवरलोडिंग चार्ज देते बेटा, तो वो भी एक टोल चार्ज ही, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड सर्कुलर इशू हुआ सर, जिन व्हीकल के पास फास्टैग नहीं होते बेटा उनसे डबल चार्ज लिया जाता है बेटा, अगर वो फास्टैग की लाइन में लग जाते हैं तो ऐसे केस में वो भी एक टोल चार्ज ही, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर ध्यान देना बेटा, सर जो टोल कलेक्ट करते थे ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी सर्विसेज बाय वे एक्सेस टू रोड और ब्रिज ऑन पेमेंट ऑफ एन्युटी, तो एन्युटी की फॉर्म में जो पेमेंट होता था उस पर टैक्स लग जाएगा बच्चों, ध्यान देना बेटा। देन सर किसी गुड्स कैरेज को आपने नेशनल परमिट ग्रांट किया है, सर्विसेज बाय वे ऑफ परमिट ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट द स्टेट, थ्रू आउट इंडिया और कॉन्टिन्यूस स्टेट्स इज एग्जम फ्रॉम जीएसटी, तो जो उनको परमिशन मिलता है, लाइसेंस मिलता है, नेशनल परमिट मिलता है, उसके चार्ज पे जीएसटी लग जाएगा। क्लियर, डन। ये आपका ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सारी सर्विसेज भी खत्म होती है। अब कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज आ रहा है आपके सामने, ध्यान देना। ये मेगा एग्जाम्शन लिस्ट अगर आपने ध्यान से 2-3 बार रिवाइज कर लिया तो एग्जाम्स के अंदर पॉइंट आपको क्लिक करेंगे। ये मेगा एग्जाम्शन आपको मैंने लेक्चर में भी बताया बार बार, सर इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको समझा रखा है, आपको एक एक पॉइंट टिप पे याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल इन पॉइंट को इफेक्टिवली अगर सुनेंगे तो भी आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा बच्चा। क्लियर, वहां पे एग्जाम में क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये एग्जाम और टैक्सेबल बच्चा। क्लियर, डन। आइए नेक्स्ट चैप्टर पे बेटा, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज। सरकार आइए, फर्स्ट अगर आपने अपने लिए नया घर बनवाया है, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट बनाया है जो सिंगल परिवार के लिए बनता है, तो ऐसे केस में उसका अगर आपने नया कंस्ट्रक्शन कराया तो जिसने कंस्ट्रक्शन किया है उसने अगर प्योर लेबर की सर्विस दी है तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। सर मटेरियल प्लस लेबर की सर्विस दी तो टैक्स लग जाएगा। अच्छा रिपेयरिंग रिनोवेशन की तो टैक्स लग जाएगा, केवल नए कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं मैं। सर नेक्स्ट आ रहा है क्या, सर प्रधानमंत्री आवास योजना या हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन मिशन के थ्रू आपने सर कोई घर बनाया है या उसका रिपेयर मेंटेनेंस किया तो सारा जीएसटी एग्जम्प्ट है, पर वो प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मटेरियल प्लस लेबर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जीएसटी विल बी चार्जेबल। सरकार फिर ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, सर ध्यान देना बेटा, मान लो एक कोई बिल्डिंग बन रही है साहब, मैं एक बिल्डर हूं, 100 फ्लैट्स में बना रहा हूं साहब एक प्रोजेक्ट के अंदर, और सर मैंने जो वहां पर एग्जिस्टिंग ओनर्स थे, एग्जिस्टिंग जो फ्लैट बन रहे थे वो सर वो फ्लैट तोड़े नए फ्लैट बनाए हैं साहब, तो वहां की सोसाइटी ने मेरे को डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर किए या लॉन्ग टर्म लीज 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए मेरे को लीज पे लैंड दिया है, या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया है, या फिर एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स ट्रांसफर किया है। सर इसकी जो वैल्यू होती है उस पर टैक्स मेरे को पे करना पड़ता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। बिल्डर इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। प्रमोटर क्लियर, वो लायबल होगा। अब साहब यहां पर मान लो 100 फ्लैट बन रहे थे, 100 में से 70 फ्लैट बुक हो गए, 30 फ्लैट बुक नहीं हुए, तो सर 70 फ्लैट में मैं वैसे भी जीएसटी पे कर रहा हूं, तो उसके प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और 30 फ्लैट्स के प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट लॉन्ग टर्म लीज या एफएसआई के वैल्यू पर जीएसटी लग जाएगा, वहां टैक्स पे करना पड़ेगा बिल्डर को। अच्छा कमर्शियल पोर्शन जो होता है बेटा, कमर्शियल पोर्शन जैसे मान लो कोई जो बिल्डिंग बन रही है वो फ्लैट नहीं बन रहे, वो मान लो सर शॉपिंग मॉल बन रहा है, शॉपिंग मॉल बन रहा है, तो ऐसे केस में उसके डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे वगैरह पे सब पे जीएसटी लगेगा, रिवर्स चार्ज में बिल्डर को पे करना पड़ेगा टैक्स। क्लियर। पर सर अब मान लो किसी प्रोजेक्ट में कुछ पोर्शन रेजिडेंशियल है कुछ पोर्शन कमर्शियल है, तो रेजिडेंशियल पोर्शन जो होगा उसमें भी जो जितने फ्लैट बुक हो गए उतने प्रोपोर्शनेट एरिया के, सर जितना एरिया आपका रेजिडेंशियल था उसमें जितने फ्लैट बुक हो गए उतने एरिया के प्रोपोर्शन की डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी पे करना पड़ेगा साहब। और हाँ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अगर था तो जितने फ्लैट बुक नहीं हुए, जैसे एग्जांपल में 30 फ्लैट्स बुक नहीं हुए, तो 30 फ्लैट के प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, पर रेट ऑफ टैक्स विल बी 5%, तो 5% रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा बिल्डर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। जितने फ्लैट बुक नहीं हुए उतने फ्लैट के प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट राइट की वैल्यू पे बेटा। क्लियर। और अफोर्डेबल हाउसिंग हो तो 1% टैक्स पे करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर, डन। सरकार आइए रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। फर्स्ट सर घर नहीं है, घर किराए पे लिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, पर घर किराए पे लिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, घर किराए पे लिया किसी और पर्पस के लिए टैक्स लग जाएगा बच्चों। क्लियर। सेकंड थिंग, घर किराए पे लिया रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, घर हो गया फ्लैट हो गया किराए पे लिया है रहने के लिए, पर किसने, अब पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उस रेंट को खर्चे की तरह बुक किया है, तो ऐसे केस में टैक्स लग जाएगा, और टैक्स लगेगा वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। पर हाँ सर देना बेटा, घर किराए पे दिया है रहने के लिए अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन को तो हमेशा जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। सर अब घर किराए पे रहने के लिए तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक टेबल के फॉर्म दे रखा है, इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो क्या करने का, इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, उसने कमर्शियल यूज के लिए लिया तो हमेशा टैक्स लगेगा, पर सिंस रेसिपिएंट रजिस्टर्ड था जीएसटी में इसलिए हमेशा आरसीएम लगेगा। क्लियर। अब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, उसने घर किराए पे लिया है, use as residence by the recipient itself if claiming as an expense in the books of account or for its employee director etc के लिए उसने घर किराए पे लिया और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में खर्चा बुक कर रहा है, तो ऐसे केस में जीएसटी विल बी टैक्स चार्जेबल एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। पर
उस रजिस्टर्ड पर्सन ने घर किराए पे लिया, पर उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में खर्चा नहीं दिखाया, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया यार। तो भले वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, पर सर उसने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में घर किराए पे लिया होता और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर वो खर्चा बुक नहीं किया होता तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी एग्जिम्प्ट होता। क्लियर। अब सर रेसिपिएंट कौन होता? अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन होता, और उसने अगर कमर्शियल यूज के लिए लिया तो देख घर किराए पे लिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जिम्प्ट है, कमर्शियल यूज के लिए टैक्स लगेगा। पर हाँ, या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज तभी लगता है जब रेसिपिएंट क्या होता है? रजिस्टर्ड होता है बेटा। और हाँ, अगर रेसिपिएंट इज अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन और उसने घर किराए पे लिया किसके लिए? रहने के लिए। क्लियर। वेदर और नॉट क्लेमिंग एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और फॉर इट्स एम्प्लॉयड डायरेक्टर एटसेट्रा, इट इज ऑल्सो ऑलवेज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, क्योंकि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में और घर किराए पे लिया रहने के लिए, भले अपने एम्प्लॉय के लिए लिया हो खुद के लिए लिया हो, जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। क्लियर। आइए सरकार, होटल सर्विसेज पे अब जीएसटी लगा दिया गया है, भले रूम रेंट 100 रुपए हो 10,000 रुपए हो, उससे कोई कंसर्न नहीं है। इसलिए होटल हो, हॉस्टल हो, धर्मशाला हो, इन सारी सर्विस पे अब टैक्स लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आ रहा है क्या? सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी, पंडित जी की सर्विसेज पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। प्लस सर अगर आपने रिलीजियस प्लेस का कोई एरिया किराए पे लिया है, रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ अ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगेगा। पर आपने मान लो कोई मंदिर है उसके अंदर सर कोई हॉल है, हॉल किराए पे लिया है और उसका रेंट सर कम्युनिटी हॉल है 10,000 और मोर पर डे, तो टैक्स लग जाएगा। अगर उस रिलीजियस प्लेस के अंदर रूम बने हुए हैं साहब और उसका रूम रेंट जो है वो 1,000 रुपये और मोर पर डे हो तो टैक्स लगेगा। 999 तक का रूम रेंट है तो जीएसटी नहीं लगेगा। ध्यान देना, धर्मशाला इज नॉट मेंट प्राइमली फॉर कंडक्ट ऑफ रिलीजियस कंडक्ट ऑफ प्रेयर्स वगैरह, इसलिए धर्मशाला रिलीजियस प्लेस के स्कोप में नहीं आती। रिलीजियस प्लेस अगर होगा उसमें अगर रूम बने हुए हैं तो रूम रेंट 999 तक हुआ तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। अदरवाइज धर्मशाला जो होती नॉर्मली उसमें रूम रेंट 2 रुपए भी टैक्स लग जाएगा बच्चों। देन रेंटिंग ऑफ शॉप, सर अगर मान लो रिलीजियस प्लेस के अंदर सर होता ना सर, जैसे सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई के अंदर दुकान बनी हुई है माला वगैरह के लिए सर, तो ऐसे केस में 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 और मोर पर मंथ अगर रेंट हुआ तो टैक्स लगेगा। 10,000 से कम अगर रेंट है पर मंथ टैक्स नहीं लगेगा। शॉप के लिए पर मंथ है बेटा। क्लियर। अदरवाइज कम्युनिटी हॉल हो गया है, रूम के लिए पर डे देखा जाएगा बच्चों। आइए बच्चों, देन सर याद आया बेटा, सर मुंबई एमआईडीसी महाराष्ट्र या गुजरात के अंदर जीआईडीसी, राजस्थान के अंदर रिको इंडस्ट्रियल एरिया, अरे हाँ है ना भाई। सर स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या अंडरटेकिंग ने या ऐसी कोई एंटिटी जिसमें एटलीस्ट 20% और मोर ऑफ द इक्विटी होल्डिंग किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी का है, या थ्रू एन एंटिटी विच इज होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। इस एंटिटी ने सर कोई लैंड या कोई प्लॉट रेंट पे दिया है, लॉन्ग टर्म लीज सर 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए लीज पे दिया है सर, किसके लिए? किसी इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए या सर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सर कोई लैंड दिए जिसका सर लीज अमाउंट, लीज रेंट कितने टाइम का बेटा? 30 ईयर्स और मोर देन 30 ईयर्स के लिए। तो ऐसे केस में सर जो अपफ्रंट अमाउंट आप पे कर रहे हो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। बस इसकी कंडीशन क्या है बेटा? जिस पर्पस के लिए लिया है उसी पर्पस में काम आना चाहिए। अगर आप इसको सब लीज पे दे रहे हो आगे तो आपके एग्रीमेंट में ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि सर हमने इंडस्ट्रियल यूज के लिए या डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस के लिए लीज पे लिया इसलिए जीएसटी एग्जेम्प्ट है। तो आप भी इसी यूज में लोगे, इस यूज में अगर नहीं लिया तो जीएसटी लग जाएगा। और अगर सर यहाँ पे बोल दिया स्टेट गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करेगा कि इस पर्पस के लिए काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ही एग्जामिशन मिलेगा, अदरवाइज एग्जामिशन नहीं मिलेगा। प्लस एक सर्कुलर बोला क्या, अपफ्रंट अमाउंट जो आपका पेबल है वो भले आप वन शॉट में पे करो या वन और मोर इंस्टॉलमेंट में पे करो, उसे कोई कंसर्न नहीं है, पर अपफ्रंट अमाउंट में हमेशा जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा। सेकंड बात सर, कई बार क्या होता है जो प्लॉट है, मान लो सर कॉर्नर प्लॉट का रेट ज्यादा है बेटा तो उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस या लोकेशन चार्जेस, तो वो भी क्या है? अपफ्रंट अमाउंट ही होता है बेटा। अपफ्रंट अमाउंट के साथ पे किया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर। देन ये सारे पॉइंट मैंने रिपीट किए, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया था बेटा वो सब पॉइंट यहाँ पे मैंने रिपीट किया। जैसे सर मैंने खेती करने के लिए सर लैंड रेंट पे लिए, मशीन रेंट पे लिए, जीएसटी नहीं लगेगा। सर राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स गवर्नमेंट ने दिया किसको? किसी इंडिविजुअल फार्मर को फॉर द पर्पस ऑफ फार्मिंग एग्रीकल्चर, तो ऐसे केस में जीएसटी नहीं लगता। ये रिपीट कर रहा हूं बेटा मैं। सर वेयर हाउसिंग याद है बेटा, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जम्प्ट है। सेम वे राइस के लिए भी एग्जम्पशन दे रखा है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट है बेटा। वेयर हाउसिंग स्टोरेज ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर आल्सो एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये पॉइंट मैंने एग्रीकल्चर में पढ़ा है, वो मैंने वापस से यहाँ रिपीट कर रखे क्योंकि रेंटिंग रिलेटेड पॉइंट था ये। आइए सरकार, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज मस्त पॉइंट है सर। सबसे पहली बात ऑल दी सर्विसेज, ध्यान देना बेटा, मस्त हो गया लिंकों का पॉइंट, शानदार वाले पॉइंट है बेटा, बहुत इजी पॉइंट है सर। कॉन्सेंट्रेशन याद रखना, जितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होगा उतना इफेक्टिव, फास्ट एंड एफिशिएंट रिवीजन आपके एंड पे होने वाला है सरकार, नो डाउट। सर आपको लगता होगा सर कितना फास्ट है, पर सर इतना फास्ट बोलने के लिए हमारी भी जान निकल जाती है बच्चों, पर अल्टीमेटली ये फास्ट होगा तो ही आपका रिवीजन हो पाएगा टाइमली, वरना पता पड़ा 2-2 घंटे के लेक्चर देखने लग गए, अगर आप 3-3 घंटे के एक चैप्टर देखने लग गए तो भाई साहब
रिवीजन कैसे करोगे एग्जाम टाइम में? टाइम ही तो सब कुछ है बेटा, टाइम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अभी एग्जाम्स के पहले और एग्जाम के टाइम पे बेटा। इसलिए ध्यान सुनिए, हमारी भी जान निकलती बेटा बहुत फास्ट बोलने में, पर सरकार पूरा कंसंट्रेशन इधर, 2-3 बार इन लेक्चर को सुन रहा तो लाइव जिंगलाला। सरकार गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज, सबसे पहला पॉइंट, ऑल दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी एक्सेप्ट फॉलोइंग 4। इन 4 केस में टैक्स लगेगा, अदरवाइज कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सारी सर्विस एग्जाम है। फर्स्ट है क्या? सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्लियर। सर्विस सेकंड, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स और गुड्स, देन सर सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, सर वापस बोलता हूं मैं, सर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, देन सर्विस इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट वेदर विद इन द प्रेसिंग्स ऑफ द पोर्ट एयरपोर्ट या आउटसाइड द पोर्ट एयरपोर्ट, मतलब वेसल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी सर्विस दी है बेटा, क्लियर। ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर वाली कोई भी सर्विस दी हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस दी, टैक्स लगेगा। और इसके अलावा इन 3 के अलावा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। पर सर एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी में टैक्स लगता है बच्चा। अच्छा वहां पे भी एक पॉइंट बोल दिया क्या, अगर बिजनेस एंटिटी सर जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगेगा, पर वहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा अगर वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो। पर अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज दिए गवर्नमेंट ने किसको, ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो ऐसे केस में टैक्स लगेगा, वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, पर टैक्स लगेगा बच्चों, क्लियर डन। अब सब ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट ऑफ एनवलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 सर्विस को टैक्स को ही एग्जाम किया बेटा, किस किसको, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, सर बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट ऑफ एनवलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स के पोस्ट चार्ज पे जीएसटी एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज सारे पोस्ट सर्विस पे टैक्स लग गया है, भले रेसिपिएंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो या कोई भी पर्सन हो, प्राइवेट पर्सन हो, टैक्स लगेगा, बात खत्म बच्चों। जैसे आपने स्पीड पोस्ट कराया या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पीड पोस्ट सर्विस ली, सब पे टैक्स लगता है बच्चों। सर अब ध्यान देना बेटा, एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। पर गवर्नमेंट बोल दिया क्या, अगर वो बिजनेस एंटिटी जो रेसिपिएंट है उसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा, मतलब उसका टर्नओवर लिमिट जो था वो कम था बेटा, रजिस्ट्रेशन के लिए वो लायबल नहीं था, तो ऐसे केस में एनी द सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। पर हाँ ऊपर वाली 3 सर्विसेज, वो पोस्ट वाली सर्विस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर वाली सर्विस और वेसल एयरक्राफ्ट वाली सर्विस पर टैक्स लगेगा, प्लस रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बिजनेस एंटिटी हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, उस पर टैक्स लगेगा, वो भी फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई, डन। सरकार फिर आता है क्या, अगर वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड था तो एनी द सर्विस टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगता है बेटा। पर अगर पर ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट अप टू ₹5,000 है तो जीएसटी एग्जाम कर दिया, पर अगेन ये एग्जामिनेशन ऊपर वाले 3 पॉइंट पे नहीं लगेगा। ऊपर वाले 3 पॉइंट मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस और वेसल एयरक्राफ्ट वाली सर्विस बचा, क्लियर। प्लस कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस अगर है तो वहां पे पर एनम 5,000 रुपए देखा जाएगा, क्लियर डन। फिर आता है क्या, सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने अपने किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को सर्विस दी तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्लियर। पर ये पॉइंट ऊपर वाले 3 पॉइंट पर नहीं लगेगा, मतलब पोस्ट, वेसल, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर वाली सर्विस पे टैक्स लगेगा, भले गवर्नमेंट को सर्विस दी हो बच्चों। फिर सर मैंने अपने एम्प्लॉयज के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, वीजा, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनाया, उसके लिए जो फीस पे किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन किसी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फी मैंने पे करी, जैसे व्हीकल का कभी कार खरीदते नया तो सर आरटीओ में रजिस्ट्रेशन कराता है बेटा, कार का रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ता है, उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है। देन टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स एंड पब्लिक एट लार्ज इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस, फैक्ट्रीज वगैरह में रिकॉर्ड होता है बेटा, रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स, जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे गवर्नमेंट ने सर्कुलर देके बोला सीट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। देन सरकार देना FSSAI की सर्विस पर टैक्स लगा दिया गया है। देन ESIC के लिए कंट्रीब्यूशन किया, जीएसटी नहीं लगेगा। PF का कंट्रीब्यूशन किया, जीएसटी नहीं लगेगा। कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को आपने कंसिडरेशन पे किया इन द फॉर्म ऑफ एडमिन फी, जीएसटी नहीं लगेगा। IRDA की सर्विस पर टैक्स लगा दिया गया है सर, सेबी की सर्विस पर टैक्स लगा दिया गया है, ध्यान रखना बेटा। देन नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कोल्ड स्टोरेज वाले से कोई गवर्निंग फी ली, टैक्स नहीं लगेगा। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू आपने आरटी लगा के कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई, जीएसटी नहीं लगेगा। देन गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने ऐसा कोई काम किया है, किसने? गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने ऐसा कोई काम किया है जो आर्टिकल नंबर 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है,
जो म्यूनसिपलिटी काम है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे सर ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243G में कवर है, जो पंचायत का काम है, वो भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने 240W या 240G वाला काम किया होता तो वैसे भी वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज में बी में लिखा है बेटा, ये बात क्लियर सर। पर अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने काम किया तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, साथ साथ में आपको आगे एक पॉइंट और है, वो भी तुम्हें समझाता हूं बेटा, इससे रिलेटेड ही है बेटा, वो भी यहां बताता हूं मैं आपको लिंक करने के लिए। सरकार आपने, हाँ ये रहा सर, आपने गवर्नमेंट को सर्विस दी है, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को सर्विसेज दी है। अब सर ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 240W या 240G में कवर था, वो आपने काम किया प्योर लेबर का गवर्नमेंट के लिए, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। पर यहाँ पे गवर्नमेंटल अथॉरिटी नहीं लिखा है, मतलब आपने सर्विसेज दी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को सर्विस दी है प्योर लेबर की, तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। वो भी कौन सी? जो आर्टिकल नंबर 240W या 240G में कवर है। सेम वे मटेरियल प्लस लेबर का सर्विस था, कंपोजिट सप्लाई था, पर उसमें सर गुड्स का वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। गुड्स का वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो ऐसे केस में मटेरियल प्लस सर्विसेज, मटेरियल प्लस लेबर की सर्विसेज थी जो आर्टिकल नंबर 240W और 240G में कवर थी, वो भी एग्जम्प्ट रहेगी अगर आपने सर्विसेज दी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को। जैसे स्वच्छ भारत अभियान, क्लियर, प्योर लेबर सर्विस थी बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिल गया बेटा, मैंने गवर्नमेंट को सर्विस दी, टैक्स नहीं लगेगा बेटा। पर मटेरियल प्लस लेबर वाला कॉन्ट्रैक्ट होता तो उसमें मटेरियल की वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इसलिए सर्कुलर था बेटा। सर आज जैसे मान लो ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स के लिए किसी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर से गवर्नमेंट ने कॉन्टेक्ट किया और बोला कि कोई एम्बुलेंस सर्विस आपको देनी है जिसमें इंजेक्शन वगैरह लगाने हैं या जो भी गुड्स मटेरियल काम आएगा वो भी आपको लगाना है सर, तो ऐसे केस में प्योर लेबर है तो एग्जम्प्ट है, मटेरियल प्लस लेबर है तो ऐसे केस में एम्बुलेंस सर्विस जो गवर्नमेंट को दी है मैंने, क्लियर, उसमें अगर टोटल मटेरियल का वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 25% तो भी जीएसटी से एग्जम्प्ट रहेगा, क्योंकि वो भी आर्टिकल नंबर 240W में कवर होता है, 240G में कवर होता है। सेम वे सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे सर होता है ना सर व्हीट, गेहूं, सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो गेहूं वगैरह बांटती है गवर्नमेंट लोगों को बेटा, सर उसमें क्या करता है बेटा, मेरे को मिलिंग ऑफ वीट भी करना है और साथ में मेरे को फोर्टिफिकेशन करना है, उसमें कुछ मिनरल्स विटामिन वगैरह ऐड करके फिर मेरे को सप्लाई करना है। तो ऐसे केस में जो मैंने मिलिंग ऑफ वीट किया है साथ में फोर्टिफिकेशन का काम किया है उसमें मटेरियल प्लस लेबर दोनों है बेटा। ये आर्टिकल नंबर 240G में कवर है, आर्टिकल नंबर 240W में कवर है। तो ऐसे केस में ये जो काम मैंने किया है गवर्नमेंट के लिए उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। अगर वो प्योर लेबर तो एग्जम्प्ट रही है, प्लस सिंस फोर्टिफिकेशन भी है तो उसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड, मतलब मटेरियल का वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे अगर मैंने आर्मी को, इंडियन आर्मी को या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या मिनिस्ट्री को मैंने कोई भी सर्विस दी, साफ सफाई की सर्विस दी बेटा, अब साफ सफाई की सर्विसेज आर्टिकल नंबर 240W 240G में कवर है। सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विस दी मैंने दी बेटा जो आर्टिकल नंबर 240W 240G में कवर है। तो ऐसे केस में सिंस इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मैंने सर्विस दी, मतलब गवर्नमेंट को सर्विस दी बेटा, और अगर इसमें प्योर लेबर है तो जीएसटी एग्जम्प्ट है, मटेरियल प्लस लेबर है तो मटेरियल शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा बेटा। ये सर्कुलर भी खत्म होता है अब, ये आर्टिकल नंबर 240W और 240G वाले काम भी खत्म होते हैं अब। सरकार नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट सर सर्विसेज दी किसने? गवर्नमेंट एंटिटी ने। सरकार क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कोई बॉडी बनाई है सर अपना कोई काम करने के लिए और गवर्नमेंट एंटिटी ने काम किया किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट entities providing services to central government, state government, union territory या local authority या any other person which is specified by government, और उसके लिए पैसा दिया है गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एंटिटी को by way of grants। तो ऐसे केस में जो ग्रांट दिया है गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एंटिटी को उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। सरकार फिर आता है कि मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस, जैसे कस्टम डिपार्टमेंट से किसी भी गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग कराना है, कस्टम क्लियरेंस कराना, वो वर्किंग आवर्स में होता है बेटा, पर वर्किंग आवर्स के बाद में या ऑन अ हॉलिडे अगर आपने काम करा तो कस्टम डिपार्टमेंट आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, उसको बोलते हैं क्या? मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस। मर्चेंट ओवर टाइम चार्ज पे जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। सर देन टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट, सरकार गवर्नमेंट ने क्या किया, आपने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ढंग से परफॉर्म नहीं किया, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कोई फाइन पेनल्टी चार्ज कर लिया तो इट विल बी सर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। पर मैं आपको बताता हूं आगे एक सर्कुलर दे रखा है उसने बोल दिया क्या? लिक्विडेटेड डैमेजेस या सर आपने कोई पेनल्टी चार्ज किया, फाइन चार्ज किया फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता, उस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। तो सर यहाँ पे लिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्टीमेटली जीएसटी नहीं लग रहा बेटा। फिर सर गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सर कोई लोन चाहिए था बैंक से बेटा, तो सर क्या हुआ, उसके लिए गारंटी चाहिए था गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने सर अपनी अंडरटेकिंग को या पीएसयू को कोई लोन की गारंटी देने के लिए गारंटी फीस चार्ज किया, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सर बैंक से लोन चाहिए था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए था, उस पीएसयू को या गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग को उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने गारंटी दी, गारंटी के लिए गारंटी फीस चार्ज किया, गारंटी फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन ये पॉइंट में पढ़ा चुका आपको क्या, इंडिविजुअल फार्मर को राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स दिया फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, जीएसटी नहीं लगेगा। ओल्ड एज होम के बारे में हम बात कर चुके, 25,000 रुपए पर मंथ पर मेंबर तक का फीस है, जीएसटी नहीं लगता बेटा। देन सर
पॉइंट नंबर 24 25 अभी काम के नहीं है। इसमें लिखा था क्या, राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स अगर मिला था 1 अप्रैल 2016 से पहले का, 2016 से पहले का, वो जाके अब कोई एसएससी पे करा तो इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, क्योंकि पहले भी एग्जाम था, अभी भी एग्जाम रहेगा। सर टेलीकॉम ऑपरेटर, राइट टू ऑपरेट एज अ टेलीकॉम ऑपरेटर, या सर टू यूज द स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस, स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस जो टेलीकॉम कंपनी को पे करना होता था वो 1 अप्रैल 2016 से पहले एग्जाम था, वो टेलीकॉम ऑपरेटर अब जाके पे करता, तो इट विल रिमेन एग्जाम फ्रॉम जीएसटी सिंस 2016 के पहले वाले पॉइंट थे, अभी विशेष काम के नहीं है। देन आ रहा है क्या, ईआरसीसी, मान लो सर मैं कौन हूं बेटा, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि इस एरिया का माइन होल्डर जो है उनसे रॉयल्टी कलेक्ट करने का काम मेरा है बेटा, डेड रेंट फिक्स कर दिया, मैंने बोल दिया कि साल के मैं 10 करोड़ रुपए आपको दूंगा। अब मान लो मैंने जो रॉयल्टी कलेक्ट करी वो 8 करोड़ कलेक्ट करी है, अब 8 करोड़ कलेक्ट करी पर 10 करोड़ मेरे को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो 2 करोड़ का मेरे को लॉस हो गया, 2 करोड़ का जो मैं रॉयल्टी गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं उसी पे मेरे को जीएसटी पे करना है। सर 8 करोड़ पे माइन होल्डर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके होंगे। अब सर मेरे को मान लो सेकंड केस, सर मेरे को रॉयल्टी पे करना है गवर्नमेंट को साल का कितना, 10 करोड़ का, पर रॉयल्टी कलेक्ट हुआ कितना, 15 करोड़ का, तो ऐसे केस में 15 करोड़ का जो रॉयल्टी कलेक्ट हुआ है सर उस पे गवर्नमेंट को माइन होल्डर्स ने रिवर्स चार्ज में वैसे भी टैक्स पे कर दिया होगा, अब मुझे गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपए पे करना, उस पर कोई भी जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिला के जितना डेड रेंट मेरे को गवर्नमेंट को पे करना होता है उसमें से जितने अमाउंट पे माइन होल्डर ने टैक्स पे कर दिया होता है, जितने रॉयल्टी पे माइन होल्डर ने टैक्स पे कर दिया होता है उस पर मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। देन ये पॉइंट रिपीट कर रखा है मैंने यहाँ पे बेटा, वो याद है एमआईडीसी वाला एग्जांपल, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वाला, क्लियर, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले मैंने। देन सर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, तो जीएसटी नहीं लगता। देन सर ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, किसान के फार्म तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फैलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज ने सर्विसेज दी, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। देन सर्विसेज बाय अ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, जैसे सिंगापुर जाना तो सिंगापुर एम्बेसी से आपको वीजा प्रोसेस कराना पड़ेगा, वीजा प्रोसेस कराने के लिए जो चार्ज लिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन सर्विसेज बाय अ स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज facilitated by the government of India under bilateral arrangement, तो जीएसटी नहीं लगता। अब सर स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कौन है बेटा, सर कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग। सर कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड सर कैलाश मानसरोवर की यात्रा कराती बेटा, एंड हज की यात्रा कराने के लिए कमेटी और स्टेट कमेटी अंडर हज कमेटी एक्ट ने जो आपको रिलीजियस पिलग्रिमेज कराया उसके लिए जो फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन पॉइंट 32 33 हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 34 डिलीट हो चुका है, मतलब ये क्या था बेटा, इंडियन रेलवे को इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जो असेट्स लीज पे दिए उसके लिए लीज रेंट लिया है, तो ये अब टैक्सेबल होगा। देन सेम वे जीएसटी नेटवर्क ने सर सिंस जीएसटी पोर्टल को मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से जो चार्ज लिया होगा उस पर जीएसटी लग जाएगा बेटा। देन सर ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका टोटल प्रीमियम कौन पे कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी पे कर रहा है, तो ऐसे इंश्योरेंस के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी ने सर्विसेज दी है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को, तो इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। सेम वे ये हम पॉइंट पढ़ चुके हैं क्या, ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका एटलीस्ट 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट, तो ऐसे केस में जो मैंने फीस चार्ज करी गवर्नमेंट से इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। सरकार ये पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट, सर वहाँ फ्लाइट जा रही है वहां से आ रही है, क्लियर, उसके लिए जो पैसेंजर टिकट का जो पोर्शन गवर्नमेंट पे करती है उस पर जीएसटी एग्जाम रहेगा फर्स्ट 3 साल के लिए बेटा। फिर सर याद आया बेटा फेयर प्राइस शॉप और राशन की दुकान, सर इनका जो कमीशन या मार्जिन होता है इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। देन सर टीबीआई स्टेप या बायो इंक्यूबेटर ने कोई सर्विस दी इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। सर टीबीआई स्टेप और बायो इंक्यूबेटर ने कोई भी सर्विस दी इट विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। अब टीबीआई स्टेप और बायो इंक्यूबेटर तो क्या है, ये एंटरप्रेन्योरशिप पार्क है, इसमें जो इंक्यूबेटी एंटरप्रेन्योर जो आरएनडी कर रहा है बेटा उसने सर्विसेज दी है वो भी एग्जाम रहेगी, पर उसके लिए कंडीशन क्या है बेटा, फर्स्ट उसका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में टोटल टर्नओवर शुड नॉट मोर देन 50 लाख रुपए। अब करंट ईयर में एग्जामिशन मिलेगा पर फर्स्ट 50 लाख की सर्विसेज के लिए मिलेगा, पर वो भी सर एग्जामिशन जो मिलता है इनको फर्स्ट 3 साल के लिए मिलता है बेटा, इनको उसके बाद एग्जामिशन नहीं मिलता है। देन सर ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल रिलेटेड, एंड ये वाला पॉइंट भी हम रिपीट कर रहे हैं। सर ग्रांटिंग ऑफ नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज to operate throughout the India or contiguous states are also exempt from GST, क्लियर, ये रिपीट हुए पॉइंट बेटा। आइए सरकार, अच्छा पुलिस या किसी सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी किसी पीएसयू को या प्राइवेट एंटिटी को या स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, तो सर ध्यान देना बेटा दीज आर नॉट एग्जाम फ्रॉम जीएसटी बेटा। आज मान लो कोई प्राइवेट कंपनी कोई इवेंट करी उसके लिए पुलिस वालों को अपॉइंट किया उन्होंने या सिक्योरिटी सर्विसेज ली उन्होंने, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, कई एग्जामिशन में हमने पढ़ा नहीं बेटा। फर्दर सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में हमने पढ़ा हुआ है क्या, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, और आरसीएम के बारे में हम पॉइंट वहां पे
चैप्टर नंबर 7 में ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा। देन आ रहा है क्या, अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयरफोर्स मेस टू इट्स पर्सनल। सरकार एयरफोर्स मेस जो बनी होती है बेटा, इसने अपने पर्सनल को जो भी सर्विस दी है, तो सर सिंस एयरफोर्स मेस क्या है, इट इज रन बाय गवर्नमेंट, तो एनी सर्विस बाय गवर्नमेंट टू अदर देन बिजनेस एंटिटी वैसे भी एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी होता है, इसलिए इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। देन आ रहा है क्या, बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज। सर ध्यान देना, सर्विसेज बाय आरबीआई नाउ चार्जेबल टू जीएसटी। सर्विसेज रिसीव्ड बाय आरबीआई मतलब सर्विसेज टू आरबीआई, पहले एक थी सर्विस जो एग्जाम थी वो भी टैक्सेबल कर दी, मतलब कुल मिला के सर्विसेज बाय आरबीआई हो, सर्विसेज टू आरबीआई हो, कोई अलग से एग्जामिशन नहीं है। अब सर क्या आपने कभी किसी को लोन दिया है? सर लोन देने पे अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है सर, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराने पे डिस्काउंटिंग चार्ज जो होते हैं उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, पर क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट होता है उस पर जीएसटी लगता है। देन सर एक बैंक ने या फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर ने आपस में मनी चेंजिंग की सर्विसेज दी है, तो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स या मनी चेंजर्स या बैंक ने आपस में अगर फॉरेन करेंसी कन्वर्जन किया तो कमीशन चार्ज जो किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। हम लोगों से जो कमीशन लेते हैं उन पर जीएसटी लगता है बच्चों। क्लियर, डन। फिर पिनल इंटरेस्ट, अगर मान लो आपने किसी बैंक से लोन लिया है, लोन देने में लेट हो गए, सर लोन की इंस्टॉलमेंट पे करने में लेट हो गए, उन्होंने पिनल इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, किसी और कारण से पिनल इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर नहीं किए, तो वो भी इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता है। पर अगर आपने कोई दुकानदार था बेटा, उससे मोबाइल लोन पे लिया बेटा, और मोबाइल की किस्त पे करने में आप लेट हो रहे हो, उसके लिए उसने एक्स्ट्रा चार्ज ले लिया बेटा, तो अगर सप्लायर ने खुद नहीं चार्ज किया तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी बेटा, क्योंकि सप्लायर ऑफ गुड्स सर्विस बोथ ओवर एंड अबाउट द प्राइस अगर आपसे इंटरेस्ट या कुछ भी चार्ज करता है तो इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, इट विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा, हाँ है ना भाई, डन। देन सर सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू जितने भी अकाउंट ओपन हुए थे उसमें जो बैंक ने अपने सर्विस चार्ज ऐड किए, सर्विस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद सर ध्यान दीजिए बेटा, मर्चेंट बैंकिंग चार्जेस, जैसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह से आप शॉपिंग करते हो, मान लो मेरे वो शोरूम वाला था जहां पे आपने 10,000 रुपए की शॉपिंग करी बेटा, तो जो आपने कार्ड से शॉपिंग करी होगी, कार्ड स्वैप किया होगा, उसके लिए मेरे बैंक ने मेरे से जो चार्जेस लिए होंगे उसको बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग चार्ज, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। पर आपने जो शॉपिंग करी है वो ट्रांजेक्शन का अमाउंट अगर अप टू ₹2,000 है, ट्रांजेक्शन का अमाउंट अगर अप टू ₹2,000 है, तो उसके लिए जो भी बैंक ने मेरे से, मेरा बैंक होता है उसको बोलते हैं एक्वायरिंग बैंक, उसने जो भी मेरे से मर्चेंट बैंकिंग चार्ज लिए होंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब एक सर्कुलर आया और बोला क्या, लो वॉल्यूम भीम यूपीआई ट्रांजेक्शंस, लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजेक्शन और रुपए डेबिट कार्ड को के यूज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया क्या, सर जो भी बैंक, जैसे मेरा बैंक है जो मशीन होती है ना पॉश मशीन बेटा, वो थी मान लो एचडीएफसी बैंक की, उसको बोल दिया क्या, अगर कोई यूपीआई ट्रांजेक्शन थ्रू पेमेंट कर रहा है या रुपए डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहा है जिसका ट्रांजेक्शन का अमाउंट अप टू ₹2,000 है, तो आप मर्चेंट बैंकिंग चार्ज करना ही मत। तो बैंक एचडीएफसी बैंक ने बोला मैं शोरूम वाले से अगर कोई चार्ज नहीं करूंगा तो मेरी दुकान चलेगी कैसे, मैं अपना बैंक का खर्चा निकालूंगा कैसे। तो गवर्नमेंट ने बोला क्या, साहब जो तुम्हारा मर्चेंट बैंकिंग चार्ज है वो हम तुम्हें सब्सिडी की फॉर्म में दे देंगे। तो सर यहाँ पे सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया कि वो जो मर्चेंट बैंकिंग चार्ज शोरूम वाले से चार्ज नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट पे करी इन दी फॉर्म ऑफ सब्सिडी, क्या उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो वहां बोल दिया क्या, सर वो वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। सर गवर्नमेंट यहाँ सर्कुलर के थ्रू बोला कि सरकार दैट इज अ सब्सिडी, it is not a fees paid by the government, it is a subsidy given by the central government, state government या union territory, clear। और ऐसे केस में सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट देता है तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनता। हमने पढ़ा है वैल्यूएशन के अंदर बेटा सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में कि सर एनी सब्सिडी विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, बट सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई, इसलिए उसका वैल्यू का पार्ट नहीं मिलेगा, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। फिर सर आता है क्या, सर्विसेज बाय द फॉलोइंग पर्संस इन दी रेस्पेक्टिव कैपेसिटीज। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर ने या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने सर्विसेज दी है किसी बैंकिंग कंपनी को विद रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन इट्स रूरल एरिया ब्रांच तो जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे सर इन लोगों ने अगर अपने इंटरमीडिएट अपॉइंट कर दी है, किसने, बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने अपने इंटरमीडिएट अपॉइंट की इन रिलेशन टू अकाउंट्स इन द रूरल एरिया ब्रांच, तो ये भी जीएसटी से क्या रहेंगे, एग्जम्प्ट रहेंगे। तो इंटरमीडिएट ने सर्विस दी बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने सर्विस दी बैंक को, दोनों की सर्विस पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा अगर रूरल एरिया ब्रांच थी तो बेटा। देन बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने सर्विस दी किसको, इंश्योरेंस कंपनी को इन द रूरल एरिया, तो अगेन जीएसटी विल बी एग्जम्प्ट। क्लियर। अब से एक सर्कुलर था उसने बोला क्या, बिजनेस फैसिलिटेटर हो या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट हो, ये जो भी फीस चार्ज करेंगे वो बैंक से चार्ज करेंगे, कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। कस्टमर को जो भी फीस चार्ज हो रही है वो बैंक चार्ज करेगा बेटा। क्लियर। और ऐसे केस में कस्टमर को जो सर्विस दे रहा है वो बैंक दे रहा है और बैंक ने जो भी फीस चार्ज करी हुई कस्टमर से उस पर जीएसटी लगेगा बेटा। क्लियर। बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सर्विस दी बैंक को तो उस पर जीएसटी नहीं बच्चों। क्लियर, डन। आइए इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज। फर्स्ट
सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड अंडर द फॉलोइंग स्कीम्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। ये फॉलोइंग स्कीम में जीएसटी एग्जम्प्ट है। ध्यान देना, ये नाम 2 बार आप रीड करिएगा बेटा, 2 बार सुनिएगा ध्यान से, आपको एग्जाम में क्लिक करेगा हाँ एग्जाम्प्ट है कि नहीं है। फर्स्ट, हट इंश्योरेंस स्कीम, देन कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्कीम फॉर इंश्योरेंस ऑफ ट्राइबल्स, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर most respected self-employed woman, agricultural pump set and failed well insurance, premium collected on export credit insurance, restructured weather based crop insurance scheme, then Jan Arogya Bima policy, Pradhan Mantri Jan Fasal Bima Yojana, pilot scheme on seed crop insurance, central sector scheme on cattle insurance, universal health insurance scheme, Rashtriya Swasthya Bima Yojana, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, निर्भया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, देन लास्ट है क्या बांग्ला शस्य बीमा योजना। सर खरीफ की सीजन के अंदर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करी है, उसके लिए जो प्रीमियम पे किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये था क्या सर, ध्यान देना जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या होता है, कई सारे बच्चे इनको याद करने की कोशिश करते हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं, इनको 2 बार याद करिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ क्या हर्ट इंश्योरेंस स्कीम एग्जम्प्ट है कि नहीं, हाँ एग्जम्प्ट है। कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम एग्जम्प्ट है। सर फायर इंश्योरेंस कहीं नहीं पड़ा, टैक्सेबल। स्टॉक इंश्योरेंस कहीं नहीं पड़ा, टैक्सेबल। सर समझे, ऐसे क्लिक करेगा एग्जाम में सरकार। फिर अब ये फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अंडर द फॉलोइंग स्कीम्स, कौन कौन से बेटा, जनरल बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, देन लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट एज अप्रूव्ड बाय आईआरडीए, जिसका मैक्सिमम लाइफ इंश्योरेंस कवरेज कितना है, 2 लाख का है, तो उसके लिए जो भी प्रीमियम होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस कवरेज अगर 2,50,000 का था तो पूरे पे जीएसटी लगेगा, जो भी प्रीमियम होगा उस पर बेटा, प्रीमियम पे। ये तो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज है बेटा, कवरेज तो कोई पर्सन मरेगा उसके लिए पैसा मिलेगा, तो उस पैसे पे जीएसटी नहीं लगता बेटा, क्योंकि मरना कोई सर्विस नहीं बेटा, उसके लिए जो प्रीमियम पे किया है उस पर जीएसटी लगेगा। उसकी बात कर रहे हैं, अगर 2 लाख तक का इंश्योरेंस पॉलिसी था, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज था, तो उसके प्रीमियम पे जीएसटी नहीं लगेगा। 2 लाख से ऊपर होगा तो जीएसटी लग जाएगा लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर। देन वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री वया वंदन योजना, इन स्कीम्स में अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करा तो जीएसटी नहीं लगेगा। देन ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका टोटल प्रीमियम किसने पे किया, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी में, जीएसटी एग्जम्प्ट है। अब सर जो हमने ऊपर वाले पॉइंट पढ़े, पॉइंट 1 2 3, इनका अगर आपने री इंश्योरेंस कराया, क्या कराया बेटा, री इंश्योरेंस कराया, तो री इंश्योरेंस के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम चार्ज किया होगा उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन अटल पेंशन योजना के थ्रू आपने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसी एनी पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट में आपने कोई कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जीएसटी नहीं लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस बाय वे ऑफ एन्युटी अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, जीएसटी नहीं लगेगा। अब सुनना बच्चों ध्यान से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस हुआ है सर, आर्मी पर्सनल वगैरह का तो जीएसटी नहीं लगेगा। सेम वे कोस्ट गार्ड का नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस हुआ, जीएसटी नहीं लगेगा। सर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का ग्रुप इंश्योरेंस के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस हुआ, जीएसटी नहीं लगेगा। ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन किया, जीएसटी नहीं लगेगा। ध्यान देना बेटा, आईआरडी की सर्विस पे अब टैक्स लगा दिया गया है। एंड सर बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस दी बैंक को इन रूरल एरिया, जीएसटी नहीं लगेगा। हमने इंश्योरेंस कंपनी को इन रूरल एरिया हमने बात कर ली, जीएसटी नहीं लगता बेटा। देन आइए मिसलेनियस सर्विसेज। सर अब कुछ एग्जामिनेशन और बच्चा दिल थाम के सुनेगा। आई नो कि सर बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, थोड़ा बहुत परेशानी होती है, पर सर इन लेक्चर को आप पॉज करके देखिएगा, पर सर ध्यान से अगर सुन लिया तो माहौल बनने वाला है। सरकार फर्स्ट, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न एज अ होल और एन इंडिपेंडेंट पार्ट देयर ऑफ, आपने बिजनेस का बिजनेस ट्रांसफर कर दे, ये सप्लाई, ये एग्जाम रहेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। अब लॉयर के लिए मैं एक साथ बोलता हूं बेटा, ध्यान देना बेटा। सर ये पूरा पॉइंट मैं एक साथ बोल रहा हूं बेटा, सर्विसेज प्रोवाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट हो, फॉर्म ऑफ एडवोकेट हो, कोई भी हो, इन्होंने जो लीगल सर्विसेज दी है, क्लियर। सर रेसिपिएंट अगर बिजनेस एंटिटी है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ही जीएसटी लगेगा, अदरवाइज हर केस में जीएसटी एग्जम्प्ट है। आई रिपीट सर, एडवोकेट, फॉर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी, टैक्स एग्जम्प्ट। बिजनेस एंटिटी की सर्विस दी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में टर्नओवर वाज अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी एग्जम्प्ट। तो सर टैक्स कब लगेगा, इन्होंने सर्विस दी किसको, बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन, एग्रीगेट टर्नओवर वाज मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तो टैक्स लगेगा। और खास बात वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, और रेसिपिएंट जो बिजनेस एंटिटी वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, क्लियर। एक बात और, अगर एक एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट ने दूसरे एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी तो भी एग्जम्प्ट है अंडर जीएसटी बेटा, क्लियर। पर सीनियर एडवोकेट ने अगर एडवोकेट या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दी है तो टैक्स लगेगा, पर वहां पे उस केस में रेसिपिएंट किसको मानते हैं, रेसिपिएंट उस बिजनेस एंटिटी को मानते हैं जिसका केस रिप्रेजेंट कर रहा है सीनियर एडवोकेट इन द कोर्ट, क्लियर। और वो बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा, क्लियर, डन। और हाँ एक लास्ट बात, अगर सर वो बिजनेस एंटिटी कौन है, गवर्नमेंट है बेटा, मतलब
एडवोकेट वगैरह ने सर्विस दी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दी है, तो उनका टर्नओवर कुछ भी प्रीवियस में वी डोंट केयर, जीएसटी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने अलग से? एग्जिम कर दिया है। क्लियर? डन। ये पूरा पॉइंट खत्म होता है। अब नेक्स्ट सर, स्पाइडरमैन याद आया बेटा? सर, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्टिंग और प्रोवाइडिंग न्यूज बाय एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया ने जो न्यूज देने के लिए फीस चार्ज किया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन पब्लिक लाइब्रेरी ने सर्विसेज दी बाय वे ऑफ लैंडिंग ऑफ बुक्स, पब्लिकेशंस और एनी अदर नॉलेज एनहांसिंग कंटेंट और मटेरियल, जीएसटी नहीं लगेगा। पर बच्चों ध्यान देना बेटा, आप लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, उसके लिए फीस चार्ज किया, इट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी। एग्जाम क्या बेटा? लैंडिंग ऑफ बुक्स एग्जाम है बेटा। देन किसी बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर ने सर्विसेज दी है इन रेस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तो जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। देन अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई और उसके मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन कहलाते हैं, उन्होंने आपस में जो सर्विसेज दी टैक्स लगता है। तो सर एओपी बीओआई ने अपने मेंबर से जो मेंबरशिप फी लिया, इट इज चार्जेबल टू जीएसटी। पर वो एओपी बीओआई कौन है बेटा? ट्रेड यूनियन है, जीएसटी एग्जाम। वो एओपी बीओआई ने ऐसे किसी काम के लिए, उस क्लब ने ऐसे किसी काम के लिए कंट्रीब्यूशन लिया है, शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन लिया है, फीस लिया है, विच इज ऑलरेडी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, वो सप्लाई ऑलरेडी जीएसटी से एग्जाम है, तो ये कंट्रीब्यूशन भी एग्जाम हो जाएगा अंडर जीएसटी। क्लियर? एंड थर्ड, हाउसिंग सोसाइटी केस में 7500 पर मंथ पर मेंबर तक का मेंबरशिप फी, तो जीएसटी नहीं लगेगा। पर मंथ पर मेंबर, उसके लिए सर्कुलर आया हुआ बच्चा। सर्कुलर बोलता है क्या? अगर मान लो 7500 से ऊपर का अगर मेंबरशिप फी है तो जीएसटी लगेगा। 8000 रुपये मेंबरशिप फी तो पूरे 8000 लगेगा। सर अगर मान लो 8000 रुपये या उससे कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब ऐसे केस में अगर एनुअल टर्नओवर जो है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मोर देन 20 लाख रुपए भी है, ऑल सर्विसेज आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। अगर 7500 या उससे कम अगर मेंबरशिप फी है पर मंथ पर मेंबर, तो जीएसटी एग्जाम रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ही नहीं बेटा। पर सर 20 लाख तक का टर्नओवर है और सर मेंबरशिप फी मान लो 10,000 रुपए पर पर्सन पर मेंबर है पर मंथ, तो ऐसे केस में सर्विस टैक्सेबल है, पर वो 20 लाख से कम टर्नओवर है सोसाइटी का बेटा, तो ऐसे केस में वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं है, इसकी वजह से टैक्स नहीं लगेगा, एक अलग बात है बेटा। क्लियर? डन। फिर क्या? अगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसकी आउटपुट सप्लाई पे जीएसटी लग रहा है, तो इनवर्ट सप्लाई जो उसने लिया उस पर आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा बेटा। क्लियर? फिर मान लो मेरे 2 फ्लैट है बेटा, तो सर मैं 2 मेंबर कहलाऊंगा बेटा। मतलब मान लो मेरे 2 फ्लैट है, तो सर 7500 एक फ्लैट का अलग, दूसरे फ्लैट का अलग, ऐसा माना जाएगा। मान लो टोटल मिला के मैंने 14,000 रुपए दिए बेटा, तो मतलब 7,000 रुपए पर मंथ हुआ बेटा पर मेंबर, तो जीएसटी नहीं लगेगा बच्चों। क्लियर? डन। 9,000 रुपए तो पूरे 9,000 रुपए टैक्स लगेगा बच्चों। सर फिर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या एसोसिएशन जो है बेटा, वो कौन है बेटा? सर वेलफेयर ऑफ द इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर लेबर या फार्मर के लिए बनाई गई बेटा, हमारी मांगे पूरी करो, याद है बेटा। सर फार्मर्स या लेबर्स का यूनियन बना हुआ, उसने जो मेंबरशिप फी ली, जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। सेम वे ऐसा कोई भी एओपी भी है जिसका मेंबरशिप फी कितना है बेटा? 1,000 रुपये पर मेंबर पर ईयर तक का मेंबरशिप फी है, जीएसटी नहीं लगेगा। पर एनम पर मेंबर अगर मेंबरशिप फी इज अप टू ₹1,000 तो जीएसटी नहीं लगता बच्चा। क्लियर? अच्छा, हाउसिंग सोसाइटी में तो 7500 पर मेंबर पर मंथ था, ये तो पर एनम है, वो भी 1,000 रुपए तक का, जीएसटी नहीं लगेगा। लास्ट सर मैं कौन हूं? इंटरमीडिएट हूं, और कहां लोकेटेड हूं बेटा? मैं इंटरमीडिएट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हूं, हु इज लोकेटेड इन मल्टी सर्विसेज एसईजेड। मल्टी सर्विसेज एसईजेड हिंदुस्तान में भी एक ही है, कहां पर? सर गिफ्ट सिटी गुजरात में। और मैंने अपने फॉरेन क्लाइंट को सर्विसेज दी इन रिलेशन टू मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहा हूं, इस तरह के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या अदर सर्विसेज है, उसके लिए जो फीस चार्ज किया इन फॉरेन करेंसी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? डन। ये सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट खत्म होते हैं। अब जितने भी हमने एग्जामिनेशन पढ़े, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी में सब एप्लीकेबल होता है बेटा। जहां पे भी पार्टनरशिप हम आई वहां एलएलपी भी रेफर किया जाएगा। आइए सर एक दो सर्कुलर दे रखे, वो भी पढ़ लेते हैं अलग से हम। सर अगर कोई गेस्ट एंकर आया, टीवी चैनल पे देखते होंगे, न्यूज चैनल पे देखते होंगे, सर डिबेट वगैरह के लिए कई सारे गेस्ट एंकर को बुलाया जाता है। अब गेस्ट एंकर्स आर नॉट द एम्प्लॉइज ऑफ दोस चैनल्स, इसलिए सर वो आउटसाइड पार्टी है, उनको जो फी पे किया जा रहा है उस पर जीएसटी लगेगा। जो ऑनरेरियम उनको पे करते हैं, द ऑनरेरियम व्हिच इज पेड टू द गेस्ट एंकर्स इज लायबल टू जीएसटी, उस पर जीएसटी लगेगा। और खास बात, अगर उस गेस्ट एंकर का टर्नओवर 20 लाख या उससे कम है तो बात अलग है, सर जीएसटी के लिए लायबल नहीं है, इसलिए बाकी सर्विसेज टैक्सेबल बचा। फिर अब आ रहा है क्या बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस कंपनसेशन पेनल्टी अराइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ। सर वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आते, ऐसे केस में जो पेनल्टी फाइन चार्ज होता है वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। तो सर सुना मत ध्यान से, पैरा नंबर 5 क्लॉज नंबर ई ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ द सीजीएसटी ने क्या बोला था? एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ऐसे केस में सर एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, इसका एग्जांपल हो गया क्या? नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट के लिए कोई फीस लिया, टैक्स लगेगा बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस है। देन एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, जैसे एक शॉपकीपर बेटा उसने अपने दुकान के बाहर किसी लॉरी वाले, जैसे चाय वाला हो गया, पानी पूरी वाला हो गया, उसको खड़े होके अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अलाउ किया, उसके लिए मंथली उससे कोई चार्ज ले रहा है, तो अगेन वो टॉलरेट कर रहा है कि वो वहाँ खड़े होकर इतना भीड़ इकट्ठा होगा, सब कुछ होगा, तो ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। फिर
एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है जिसमें पॉल्यूशन थोड़ा सा जो होता है वो विद इन द कंट्रोल लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट होता है बेटा, पर आसपास की सोसाइटी ने बोला नहीं नहीं हमको तो एकदम प्योर हाइजीनिक एनवायरमेंट में रहना है, आप ये मशीन और इंस्टॉल कर दो एक साहब, हम उसके लिए 5 लाख रुपए आपको साल के और देंगे अलग से। तो सर ऐसे केस में उस फैक्ट्री ने एग्री किया टू डू एन एक्ट, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। क्लियर? पर सर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे बोला है क्या एग्रीमेंट टू डू और टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट शुड नॉट बी प्रेज्यूम टू एग्जिस्ट ऑलवेज। मतलब अगर कभी मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट ढंग से आपने परफॉर्म नहीं किया, उसके लिए फाइन पेनल्टी या लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज हुए, या आपने कोई कानून तोड़ा उसके लिए गवर्नमेंट आपसे कोई फाइन चार्ज कर लिया, या आपको माइनिंग का हमने काम दिया था और आपने एक्स्ट्रा माइनिंग कर दी, लिमिट हमने आपको बोला था इतना ही माइनिंग करना, आपने एक्स्ट्रा माइनिंग कर ली, एक्स्ट्रा स्टॉक पाया गया, आपसे फाइन चार्ज कर लिया, या आपने कोई एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड किया था और आपने एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड तोड़ दिया और ऑनर जो एम्प्लॉयर था उसने आपसे कोई सर बॉन्ड तोड़ने का आपसे फीस चार्ज किया, 10 लाख रुपए चार्ज किया मान लो आपसे। क्लियर? या बैंक में आपने चेक प्रेजेंट किया और चेक बाउंस हो गया, बैंक ने चेक बाउंस चार्ज आपसे कलेक्ट की है, ये सब जो एक्टिविटीज है ये यहाँ पे जो चार्जेस जो बैंक ले रहा है या जो एम्प्लॉयर है आपने एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड तोड़ दिया, आपसे जो पेनल्टी लिया है, या आपने कॉन्ट्रैक्ट ढंग से परफॉर्म नहीं किया, टाइमली परफॉर्म नहीं किया, लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज किए, ये सब फाइन है, ये सब पेनल्टीज है, दीज आर नॉट कंसिडरेशन फॉर एन एक्टिविटी। ये जो पैसा आपसे चार्ज किया जा रहा है ये इसलिए चार्ज किया जा रहा है ताकि आप ये काम ना करें। क्लियर? इसलिए सर ये सर्कुलर इशू करके डिपार्टमेंट बोला कि यहां पे जो अभी फाइन पेनल्टी वगैरह पे कर रहे हो इट इज अ प्योर मनी विच द थर्ड पर्सन इज पेइंग टू दैट पर्सन इज पेइंग टू गवर्नमेंट एटसेट्रा। क्लियर? यहां पर ये कंसिडरेशन पे नहीं हो रहा है, ये फीस नहीं है, इसलिए इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर? यहां पे समझाया, दिस इज वेरी वेरी गुड पॉइंट। क्लियर? डन। सरकार सेम वे अब नेक्स्ट पॉइंट बोलता है क्या, लेट पेमेंट फी और सरचार्ज। सर ध्यान देना बेटा, जैसे लाइट का बिल आपने लेट जमा कराया, टेलीफोन का बिल आपने लेट जमा कराया, तो ये यूजुअल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लेट पेमेंट लेट चार्जेस चलता है सर। तो ऐसे केस में हमने पढ़ा है कि कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस आप कर रहे हो उसके लिए कस्टमर ने अगर आपको लेट पेमेंट किया तो जो आपने लेट पेमेंट चार्जेस फी वगैरह चार्ज करी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर देंगे, उसको वैल्यू का पार्ट बनाएंगे। और जो मेन सप्लाई वो अगर टैक्सेबल हुई तो इस पर भी टैक्स लग जाएगा, मेन सप्लाई एग्जम्प्ट हुई तो इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा बच्चों। सेम वे फिक्स्ड कैपेसिटी चार्जेस फॉर पावर। सर लाइट का जब बिल आता है आप देखेंगे सर लाइट के बिल में जितनी यूनिट आपने कंज्यूम करी उसका चार्ज अलग होता है, और फिक्स चार्ज आप भले लाइट कंज्यूम करो मत करो फिक्स चार्ज तो होता ही होता है बेटा। तो दैट इज नॉट अ फाइन, दैट इज नॉट लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो सर वो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का ही चार्ज है। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, उस पर जीएसटी नहीं लगता, तो जीएसटी नहीं लगेगा उस फिक्स चार्ज पे भी बच्चों। सेम वे कैंसिलेशन चार्जेस, जैसे फ्लाइट टिकट हो गया बेटा, या होटल अकोमोडेशन हो गया, या टूर हो गया, आपने बुक कराया। सर अब देखना फ्लाइट टिकट अगर आप कैंसिल कराते हो, होटल का टिकट, होटल का जो रूम बुक कराया वो अगर आप कैंसिल कराएंगे तो वो होटल वाले या टूर वाले आपसे चार्जेस लेते बेटा, कैंसिलेशन चार्जेस। तो इट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ये ऐसा होता है साहब, क्योंकि वो टूर ऑपरेटर ने आपके लिए टूर बुक कर दिया अपना पूरा काम के लिए, फिर आप लास्ट में आके बोलते हो कैंसिल करना है, तो ऐसे केस में कैंसिलेशन चार्जेस सप्लाई ऑफ सर्विस और उस पर जीएसटी लगेगा। क्लियर? ये कोई पेनल्टी नहीं है बच्चों। आइए सर एक लास्ट सर्कुलर और पढ़ लेते हैं। सरकार नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। आज देखना कभी भी जैसे कोई कार का इंश्योरेंस कराया आपने बेटा, सर 10,000 रुपये आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, अब नेक्स्ट ईयर जब आप इंश्योरेंस रिन्यू कराते हो तो वहां पे आता है क्या आपने प्रीवियस ईयर में कोई इंश्योरेंस क्लेम किया था, आपने बोला अगर नहीं किया होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक नो क्लेम बोनस एनसीबी का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करती है। तो सर यहां बोला गया मान लो नो क्लेम बोनस जो आपको दिया गया क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो बोला गया जैसे 10,000 रुपये का इंश्योरेंस था रिन्यू करने में भी, और आपने पिछले साल में अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया होगा तो नो क्लेम बोनस मिलेगा आपको 2,000 रुपए का। तो क्या 2,000 रुपी सप्लाई ऑफ सर्विस है। मतलब मैं मान लो इंश्योर्ड पर्सन हूं और मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 2,000 रुपए दे रही है डिस्काउंट एक तरह से। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मेरे को फीस दे रही है? मैंने एग्री किया था कि मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं लूंगा, नहीं साहब, वो तो बाय लक कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेना पड़ा। मैं अंडर कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि मैं इंश्योरेंस क्लेम नहीं लूंगा, मैं इंश्योरेंस करवा था किस लिए, ताकि इंश्योरेंस क्लेम लूंगा समझे। इसलिए 2,000 रुपए कोई टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट नहीं होगा। सेकंड इशू बोलता है क्या, तो ऐसे केस में टैक्स कितना लगेगा। सेकंड इशू बोलता है क्या, 8,000 रुपए जो नेट मैंने लिया, जैसे ये 10,000 माइनस 2,000 तो नेट कितना लिया बेटा 8,000 रुपए। ये 8,000 पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि जब मैं इंश्योरेंस कराता हूं, रिन्यू करा रहा हूं, उसी टाइम मेरे इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट पे 2,000 रुपए डिस्काउंट लिखा जाता है, और मेरे इनवॉइस पे 2,000 रुपए डिस्काउंट लिख के नेट 8,000 रुपए मेरे से लिया है। तो यस, सेक्शन में 15 जो वैल्यूएशन का सबसेक्शन 3 उसमें डिस्काउंट का जो कंडीशन है वो पूरा हो रहा है। यहाँ पे एट द टाइम ऑफ सप्लाई इटसेल्फ आप डिस्काउंट दे रहे हो, बिल पे अलग से इंडिकेट कर रहे हो, तो यस नेट वैल्यू जो होगा उस पर जीएसटी लगेगा। भारत माता की जय। मतलब कुल मिला के नो क्लेम बोनस पे कोई जीएसटी नहीं लगता, और नो क्लेम बोनस का जो डिस्काउंट दिया जा रहा है सर
उसके बाद जो नेट इंश्योरेंस प्रीमियम आपको पे करना है उसी पे जीएसटी पे करना है। इस एग्जांपल में 8,000 रुपए, तो 8,000 पे जीएसटी पे करना है। इसी के साथ भारत माता की जय, और इसी के साथ पॉइंट खत्म होता है। अब इसी के साथ ये मेगा एग्जामिशन लिस्ट भी खत्म होती है अब। और सर आपने अगर देखा हो तो सरकार सर मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। मतलब ये पूरा मेगा एग्जीबिशन भी हमने रिवाइज कर डाला शानदार तरीके से, इफेक्टिवली एफिशिएंटली हर पॉइंट को रिवाइज किया। नो डाउट फास्ट रिवीजन किया होगा, पर सरकार फास्ट होगा तभी रिवाइज हो पाएगा। क्लियर? सो सरकार लगा दो अपना पूरा दम, अपना टाइम आ गया है। सर क्या लिखा है यहाँ पे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माहौल जबरदस्त शानदार, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए एंड सर पूरी ताकत लगा दीजिए क्योंकि अपना वक्त आ गया है। अभी पूरी ताकत अगर नहीं लगाई तो जिंदगी भर सर हम सोचेंगे कि काश उस टाइम तक पढ़ लिया होता। इसलिए ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, पूरा पढ़ाई करिए, मस्त होके पढ़िए, खुश होके पढ़िए। गॉड विल ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, बाय बाय।